अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहने वाला है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। बच्चे आपने नोट किया होगा, अगर आपके पास सर्फ वाला पानी है, सोप सॉल्यूशन है, उसमें आप ऐसे कोई गोल सा स्ट्रक्चर डालो और वापस निकालो और फिर फूंक मारो तो आपके पास ट्रांसपेरेंट से बुलबुले उड़ते हुए जाते हैं, जो आपके सर्फ वाले पानी के बुलबुले होते हैं। और उन पर अगर लाइट पड़ रही हो, चाहे सूरज की लाइट पड़ रही हो, कमरे की रोशनी पड़ रही हो, तो आपको उसमें अलग अलग रंग नजर आ रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल यही है। हमने ये समझना है कि कैसे आपके पास जो थिन फिल्म है, थिन फिल्म कौन सी हो सकती है, कोई सोप बबल की हो सकती है, कोई ऑयल लेयर की हो सकती है। जैसे मान लो समंदर का सरफेस है, उसके ऊपर से कोई ऑयल टैंकर गुजरा, उसने थोड़ा सा ऑयल लीक कर दिया, वो ऑयल समंदर के सरफेस पे मौजूद है, आप वहां पास से गुजर रहे थे, आपने देखा जब सूरज की लाइट उस पर पड़ रही है तो आपको रंग बिरंगे पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, ये पूरा फिनोमिना मेरे बच्चे हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे आपके पास कोई बारीक सी फिल्म है, कोई थिन फिल्म है, चाहे वो सोप बबल की हो, चाहे वो ऑयल लेयर हो या कोई भी और थिन फिल्म हो, उस पर लाइट वेव आके टकराएगी और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगी तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे वो ये रंग बिरंगे वाले पैटर्न बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, क्या कंडीशन रहेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्या कंडीशन रहेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। साथ ही साथ माजी में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले भी कर रहा हूं, आप उसको देखो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो भैया आगे के लेक्चर में नई कोई चीज़ नहीं है, हमने आखिर में जाके जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ न्यूटन रिंग्स जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसके लिए ये फाउंडेशन लेक्चर है। ठीक है भाई, हेडिंग लगा लो अपने पास, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, इस लेक्चर से पहले अगर आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं देखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, जो मैंने इस सीरीज में आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, वेव इंटरफेरेंस वाला, वो अगर आपने देखा हुआ तो चीजें आपको बेहतर अंदाज में समझ में आएंगी। मैं वहीं से थोड़ी सी बातें रिवाइज करते हुए चलता हूं। देखो मेरा बेटा, हमने ये बात पढ़ी थी कि मान लो एक सोर्स हमारे पास S1 है, ये ऐसे कोई वेव इमिट कर रही है और इस वेव का नाम है Y1। यहां पे मेरा बेटा कोई सोर्स S2 है, ये भी कोई वेव इमिट कर रही है और मान लो मेरे बच्चे इस वेव का नाम क्या है, Y2। और दोनों वेव इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। ये कोई भी मीडियम का पार्टिकल है और इस पॉइंट पर ये दोनों वेव साइमल्टेनियसली आके क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। ये जो Y1 वेव है मेरा बेटा, इसकी अपनी इंटेंसिटी है I1। ये जो Y2 वेव है मेरे बच्चे, इसकी अपनी इंटेंसिटी है I2। जब दोनों वेव इस पॉइंट पर आकर मिलेंगी तो जो फिनोमिना होगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स का आपस में मिलना। अब वो लाइट वेव भी हो सकती है, वो साउंड वेव भी हो सकती है। वेव मिली, इंटरफेरेंस का फिनोमिना हुआ। इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। जब दोनों वेव मिलेंगी तो मेरा बेटा जो नेट इंटेंसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी आती है। नेट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी, नेट या रिजल्टेंट एक ही बात है, इज गिवन बाय द इक्वेशन I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अब मेरे बच्चे ये फॉर्मूला कैसे आया है, अगर आपने लेक्चर 02 देखा हुआ है, फिजिकल ऑप्टिक्स 02 बाय बिलाल ज़िया, सर्च करो मिल जाएगा। 2 घंटे का लेक्चर है, पूरी तफसील से वेव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर आपने वो देखा हुआ है तो आपको पता है ये कहां से आया है। नहीं देखा हुआ कोई इशू नहीं है, इसको याद रख लेना। क्या याद रख लेना, एक सोर्स से एक सर्टेन वेव आ रही है, उसकी इंटेंसिटी I1, दूसरी सोर्स से एक और वेव आ रही है, उसकी इंटेंसिटी I2। इस पॉइंट पर आकर मिली, कौन सा फिनोमिना हुआ, वेव इंटरफेरेंस का। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको आप यहां से लेते हो। सही हो गया। अब इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए 2 काम के केसेस होते हैं। एक कहलाता है कि वेव यहां पे कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। फिर सुनो, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वेव्स आपस में मिल रही हैं, तो मिलने की वजह से कब ऐसा होगा
कि इन दोनों की इंटेंसिटी मिलकर मैक्सिमम हो जाए, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब ऐसा होगा कि इन दोनों की इंटेंसिटी मिलकर सबसे मिनिमम हो जाए, यानी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करें, वो कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन रिवाइज कर लें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है मेरे बच्चे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मायना यह है वेव्स का आपस में मिलना, ऐसे मिलना कि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ऐड करने की कोशिश कर रही हैं। यानी क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2 दोनों इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और जब इफेक्ट ऐड होंगे तो इस केस में हम कहते हैं जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो क्या होती है भाई साहब, मैक्सिमम होती है। और इस मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था दैट वाज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात, अगर आपने लेक्चर 02 देखा हुआ है तो पता है ये कहां से आया, नहीं देखा हुआ तो याद रख लो इस बात को। सही हो गया, चलो इतनी बात बस ध्यान में रखना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलेंगी कि इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब खुद सोचो, अगर ये भी एक लाइट वेव है, इसकी इंटेंसिटी I1, ये भी एक लाइट वेव है, इसकी इंटेंसिटी I2, इस पॉइंट पे दोनों वेव मिली और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्ट ने ऐड होना है। गोया इस वेव की एक ब्राइटनेस थी, क्योंकि लाइट वेव है तो जाहिर एक चमक होगी, ब्राइटनेस होगी। इस वेव की अपनी ब्राइटनेस थी, यहां पे दोनों की चमक, दोनों की ब्राइटनेस, दोनों की इंटेंसिटी मिली और कंस्ट्रक्टिव नहीं मिली, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ब्राइटेस्ट स्पॉट बन जाएगा, या क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंज बनेगी। क्लियर हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपने पास क्या होता है, ब्राइट स्पॉट बन रहा होता है या ब्राइट फ्रिंज बन रही होती हैगी। ध्यान में रखिएगा ये बातें सारी, ठीक है, पता चल गई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती कब है, देखो भैया, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो देखो मेरा बेटा किस पे डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस पे। और फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा होता है किस पे, पार्ट डिफरेंस पे। सर पार्ट डिफरेंस से क्या मुराद है, देखो ये जो पॉइंट है, आप अच्छे तरीके से इस फिगर को देखो गौर से। क्या इस पॉइंट तक S1 से जो वेव आई है और S2 से जो वेव आई है, Y1 और Y2 दोनों ने इस पॉइंट तक आने के लिए फासला एक बराबर कवर किया या अलग अलग, तो नजर आ रहा है अलग अलग कवर किया। S1 से इस पॉइंट तक, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं P रख देता हूं, S1 से P तक का फासला कम है, S2 से P तक का फासला क्या है, ज्यादा है। गोया कि S2 से जो वेव प्रोपेगेट करके P तक आ रही है, उसने कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है। जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है इस पॉइंट तक आने के लिए S2 से आने वाली वेव में, वो कहलाएगा पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। लाजमी नहीं है हमेशा S2 से ही ज्यादा डिस्टेंस कवर हो। यही पॉइंट मैं यहां लेता तो S2 से वेव कम फासला कवर करती, S1 से वेव ज्यादा फासला कवर करती। जो पार्ट डिफरेंस की जनरल डेफिनेशन क्या बनी, एक पॉइंट ऑफ द मीडियम पे जाने के लिए दो सोर्सेज हैं। आपके केस में दो का ये कॉन्सेप्ट है, दो सोर्सेज से वेव निकली यहां तक जाने के लिए, एक वेव ने दूसरी के मुकाबले में कुछ एक्स्ट्रा फासला कवर किया। वो जो एक्स्ट्रा फासला है वो बच्चे क्या कहलाता है, पार्ट डिफरेंस कहलाता है। ये पार्ट डिफरेंस तय करता है कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या कुछ भी नहीं है। तो पार्ट डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए भाई, देखो पार्ट डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए मेरा बेटा या तो 0, यानी कि कोई पार्ट डिफरेंस ना हो, यहां से वेव और यहां से वेव एक बराबर फासला कवर करे, या पार्ट डिफरेंस हो 1 लैम्डा, या पार्ट डिफरेंस हो 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, करते करते m टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पार्ट डिफरेंस इनमें से कोई होगा, तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस ये जिसको मैंने ऊपर फॉर्मूले में डेल्टा फाई से शो किया हुआ है मेरे बच्चे, ये फेज डिफरेंस देखो ये क्या बन जाएगा, ये फेज डिफरेंस आपका बन जाएगा, अगर आप देखोगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। सर ये कैसे निकाला आपने मेरा बेटा, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस को कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये पार्ट डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। डेल्टा एक्स की वैल्यूज को यहाँ डालते जो 0 डालूंगा मैं यहाँ पे, तो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0। लैम्डा डालूंगा यहाँ पे तो लैम्डा से लैम्डा मर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 पाई। तो ये आपके पास आ रहा है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि अगर आपके पास
दो वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो या तो 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है या 6 पाई है या जनरली 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है, इस केस के अंदर मेरे बच्चे आपके पास हमेशा यहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और इसको आप यूं भी कह सकते हो, देखो आप डेल्टा फाई की इनमें से कोई भी वैल्यू रखो, कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस 0 डिग्री भी 1 होता है, कॉस 2 पाई होता है 360, कॉस 360 भी 1 होता है, 4 पाई का मतलब है 720 डिग्री, 360 इंटू 2, तो कॉस 720 भी 1 होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो मेरे बच्चे कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होता है, +1। यहां +1 पुट करोगे, इसको फॉर्मूले में बंद करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, चलो फिर इन शॉर्ट जल्दी से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिक कंडीशन जितनी अच्छे से पता होगी ना इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, उतने तगड़े तरीके से समझ में आएगा। हमने ये देखा कि भाई हमारे पास दो सोर्सेज से दो वेव्स एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। हमने बोला अच्छा भाई मिल रही हैं तो क्या होगा, वेव इंटरफेरेंस का फिनोमिना, वेव्स इंटरफेयर करेंगी। जब इंटरफेयर करेंगी तो I1 इंटेंसिटी I2 इंटेंसिटी मिलकर एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्म करेंगी। अब हम उसके सिर्फ दो केसेस में इंटरेस्टेड हैं कि कब रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ करके मैक्सिमम हो जाएगी, ये वाला केस, कब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होकर के मिनिमम हो जाएगी, वो अभी पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर मैंने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी सुनाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव्स का ऐसे मिलना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ करके मैक्सिमम हो जाए, और ये इसका फॉर्मूला, यहीं से आया है फॉर्मूला। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला है किसी भी फेज डिफरेंस के लिए। अच्छा, और वहां पे फिर क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज स्पेसिफिकली लाइट वेव्स की बात कर रहा हूं, ये भी लाइट वेव है, ये भी लाइट वेव है, इसकी अपनी चमक अपनी इंटेंसिटी, इसकी अपनी चमक अपनी ब्राइटनेस अपनी इंटेंसिटी मिलेंगी तो दोनों की ब्राइटनेस मिलकर मैक्सिमम इफेक्ट देगी, तो इसे कहेंगे मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट। अगर साउंड वेव होती तो मिलकर मैक्सिमम लाउड साउंड आता, क्योंकि इंटेंसिटी लाउडनेस को डिफाइन करती है। ठीक है, अच्छा ये कब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना, पार्ट डिफरेंस 0 हो, यानी कि जो वेव यहां और यहां से आ रही है इन दोनों के दरमियान में कोई एक्स्ट्रा फासला कवर ना हुआ हो, दोनों ने एक बराबर कवर किया हो, या पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो। लैम्डा मतलब यहां से वेव यहां तक आई 4 साइकिल में, मान लो ऐसे करके ऐसे 4 साइकिल में आई, यहां से वेव यहां पे आई 5 साइकिल में, गोया S2 से आने वाली वेव ने एक साइकिल ज्यादा कवर किया, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 1 लैम्डा। या 2 लैम्डा हो, ये 4 साइकिल में आया, ये 6 साइकिल में आया, या 3 लैम्डा हो, ये 4 में आया, ये 7 में आया। तो इस तरीके से 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टिल m लैम्डा, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा पार्ट डिफरेंस का इस पॉइंट पर, तो अल्टीमेटली वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और बता दिया पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, cos डेल्टा फाई 1 होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब इसी के अंदर मेरे बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास क्या है, दो वेव्स का आपस में मिलना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम से ही पता चलता है। दो वेव्स का आपस में मिलना, कैसे मिलना, दो वेव्स का आपस में ऐसे मिलना कि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करने की कोशिश करें या नलिफाई करने की कोशिश करें। यानी कि इस केस के अंदर आप कहोगे भाई जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, ये क्या है, मिनिमम है। मैंने यहां पे जानबूझ के 0 नहीं लिखा, पढ़ाने वाले हर दफा पढ़ा देते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होती है, विच इज नॉट ट्रू। हमेशा लाजमी नहीं है ऐसा। क्यों, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, वो यही फॉर्मूला आता है, बस दरमियान में माइनस साइन आ रहा होता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब ये 0 पता है कब होगा, जब आपके पास I1 I2 बराबर होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जाके इसने 0 होना है, क्योंकि देखो √I1 माइनस √I1, क्योंकि I2 I1 बराबर था तो इसे भी I1 कह दिया मैंने, उस केस में 0 हो जाएगा। तो अपनी कॉपी में इस बात को नोट कर लेना। सही डेफिनेशन क्या है, सही कॉन्सेप्ट क्या है, सही कॉन्सेप्ट ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव ऐसे मिलेंगी कि इंटेंसिटी बढ़ करके मैक्सिमम हो जाए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स ऐसे मिलेंगी कि इंटेंसिटी कम होकर के मिनिमम हो जाए। अब वो मिनिमम हर दफा 0 लाजमी नहीं है, इसलिए कहते हैं यहां पे मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट बनता है, यहां पे मिनिमम ब्राइटनेस का स्पॉट बनता है। डार्क स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे ब्राइट स्पॉट में ये सबसे कम ब्राइटनेस का स्पॉट होता है। समझ आ गई? तो सबसे कम ब्राइटनेस वाले स्पॉट को आप यहां पे डार्क स्पॉट कह रहे हो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भाई देखो ना, हर बंदा, मान लो आपके सामने 10 मुजरिम खड़े हुए, एक ने 1 करोड़ की चोरी करी, एक ने 10 लाख की चोरी करी, एक ने 5 लाख की, ऐसे करते करते आखिरी बंदे ने 100 रुपए की चोरी करी। चोर सारे ही हैं,
लेकिन आप कहोगे यार इन चोरों में सबसे जो अच्छा चोर है वो ये वाला है जिसने 10 रुपए चोरी करी है। मतलब चोरी करना एक बुरी ही आदत है, लेकिन मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये इन चोरों में सबसे अच्छा चोर है। तो ये भी ब्राइट स्पॉट बनाता है, ये भी ब्राइट स्पॉट बनाएगा अगर I1 I2 बराबर नहीं है। फर्क क्या है, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट, यहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो बहुत हल्का सा ब्राइट स्पॉट बनेगा, हल्का सा ब्राइटनेस नजर आ रही होगी। और अगर I1 I2 किस्मत से बराबर होगा तो बिल्कुल जेट डार्क स्पॉट नजर आ रहा होगा। ये कब होता है भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस के अंदर डार्क फ्रिंज या मिनिमम ब्राइट स्पॉट, मैंने आपको दोनों बता दी बातें, ये होता है अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हो। मतलब यहां से वेव यहां पे आई मान लो 4 साइकिल में, यहां से वेव यहां पे आ रही है मान लो 4.5 साइकिल में, वो या यहां से आने वाली वेव ने आधा साइकिल ज्यादा कवर किया, तो पाथ डिफरेंस λ/2 हो या 3 λ/2 हो या 5 λ/2। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 चलते जा रहे हैं, यानी कि जनरलाइज कर लो ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय λ/2 ही रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे, ऑड नंबर को लिखने का एक तरीका होता है 2m+1 इंटू λ/2। 2 को अंदर भेजोगे, एलसीएम तोड़ोगे, ये बन जाएगा m प्लस का हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। इस केस में m का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 यहां पे। दूसरा तरीका, ये एक तरीका था लिखने का, दूसरा तरीका ऑड नंबर को लिखने का 2m-1 इंटू λ/2। यहां पे m स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4, यहां m स्टार्ट हो रहा है 0 से, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा, दिस विल बिकम m माइनस का हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। और अगर यहां फेज डिफरेंस की बात करें, जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई, वो मेरा बेटा या तो आपके पास पाई होता है, या आपके पास 3 पाई होता है, या 5 पाई होता है। यानी कि आप देखो ये भी ऑड मल्टीपल चल रहा है, यानी कि ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई ये होता है। यानी कि अगर दो वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो पाई है या 3 पाई है या 5 पाई है या 7 पाई है या 9 पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इस केस के अंदर वहां पे क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा क्या होने वाली है, इनमें होने वाली है। आप कॉस डेल्टा फाई है ना, डेल्टा फाई की जगह पे आप पाई डालो, पाई होता है 180, -1 आएगा। आप 3 पाई डालो, 3 पाई कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनेगा 540 डिग्री। या फिर cos 540 फिर -1 आएगा। यानी कि इस केस के अंदर cos डेल्टा फाई का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज -1। यहां -1 पुट करोगे, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे, यही फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। मैंने ये लेक्चर 02 में जो आपको सिखाया भी था। क्लियर हो गया भाई, इतना हिस्सा रिवाइज करो। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का कुछ फिनोमेना रिवाइज कर लें और फिर चलते हैं अपना इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पर। बेटे यहीं पे अपना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ना एक और तरह से भी देख लो, क्योंकि मैंने इसी तरह से आगे समझाना है। ये मान लो आपके पास एक कोई वेव है, नजर आ रही है आपको वेव, ये आपके पास दूसरी वेव है। अब आप नोट करो, ये देखो, अब मेरा बेटा इस वेव ने जितना साइकिल कवर किया, इस वेव ने भी उतने ही साइकिल कवर किए। मान लो ये सोर्स S1 से वेव आ रही है, ये सोर्स S2 से वेव आ रही है, दोनों ने एक बराबर साइकिल कवर किए, दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। अभी आपने पढ़ा था पार्ट डिफरेंस 0 होगा तो वो कंडीशन किसकी है, कंस्ट्रक्टिव की। देखो क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, सही ओवरलैपिंग हो रही है। फिर आपने ये भी देखा कि अगर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा के बराबर है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देख लेते हैं, ये मान लो सोर्स S1 से आने वाली वेव है और दूसरी ये मान ले भाई सोर्स S2 से आने वाली वेव है। अब ये मान ले भाई ये सोर्स ये आपके पास सोर्स S1 है और यहां मान लो सोर्स S2 है। सोर्स S1 से वेव यहां आ रही है, सोर्स S2 से वेव ऐसे यहां आ रही है। S1 से जो वेव इस पॉइंट पे आ रही है, इसने 2 साइकिल कवर किए। S2 से जो वेव यहां पे आ रही है उसने सिर्फ 1 साइकिल कवर किया। समझ आ रही? जो पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कितना है भाई, लैम्डा है। फिर क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ पे क्या आ रहा है भाई, ट्रफ आ रहा है। ऐसे ही अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का होगा, आप नोट करो ना, समझो ऐसे अगर इसकी आगे भी होता, अगर मैं इसका पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा करना है तो इसको यहां से उठा के मैं यहां कर दूंगा, क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा, ट्रफ पे क्या होगा, ट्रफ आएगा। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा क्रस्ट पे क्रस्ट आता है और ट्रफ पे ट्रफ आता है। अब जरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी देख लो कि वहां पे λ/2 के पार्ट डिफरेंस से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देखो समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को फील कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। ये मान लो भाई एक सोर्स से वेव आ रही है, ठीक है, इसको यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया सिर्फ रिवाइज करने के लिए। कंडीशन सारी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो ये आपके पास दूसरा वाला है,
यानी कि क्या मतलब, दूसरे वाले से क्या मुराद है भाई? दूसरे वाले से मुराद ये मान ले भाई एक कोई सोर्स है, ये मान ले भाई कोई दूसरी सोर्स है, ठीक है। मतलब मान लो ये कोई पॉइंट है, S1 से यहाँ पे एक आपके पास वेव आई और मेरे भाई S2 यहाँ था, S2 से आपके पास यहाँ पे एक वेव आई, समझना। S2 से आने वाली वेव ने कम फासला कवर किया, S1 से आने वाली वेव ने थोड़ा ज़्यादा फासला कवर किया, नजर आ रहा है। S1 से आने वाली वेव ने कितने साइकिल कवर किए? यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल। S1 से यहाँ तक आने वाली वेव ने 3 साइकिल कवर किए। S2 से आने वाली वेव ने 2.5 साइकिल करे। देखो ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल और ये आधा साइकिल और। अब देखो पार्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पे, λ/2 का पार्ट डिफरेंस है, नजर भी आ रहा है। λ/2 का पार्ट डिफरेंस है भाई। जब λ/2 का पार्ट डिफरेंस है तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है और ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है। गोया के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपने अभी अपने यहां पे ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट कर लेना है कि जब पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो नॉर्मल कंडीशन में, इसको लिख के बोल्ड कर लो अपनी कॉपी में, क्या कि जब पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो आगे लिखना नॉर्मल कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्या लिखोगे? जब पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव 0 होता है तो नॉर्मल कंडीशन में, ये जुमला लिखना, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब चलो आगे। अब देखो भैया, हम लोगों ने पीछे जब अपना वेव्स के लेक्चर पढ़े थे वहां हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। गालिबन लेक्चर नंबर 9 था, मैं कंफर्म भी कर लेता हूं। लेक्चर नंबर 9 था मेरे बच्चे वेव्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। नहीं पढ़ा आपने, कोई मसला नहीं है, जो बात बता रहा हूं वो जहन में रख लेना। फिर वहां मैंने इसका रीजन भी दिया था। वहां पे हमने मेरे बच्चे एक मिसाल पढ़ी थी। क्या मिसाल देखी थी? सामने एक दीवार है, दीवार से एक रस्सा बांध के मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं ऐसे एक पल्स क्रिएट करता हूं। ये पल्स ऐसे दीवार पे जाएगी और टकराने के बाद पलट करके वापस आएगी। यानी क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रस्ट वापस आएगा। वहां हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास जब कभी भी कोई वेव जाती है और जाकर डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके वापस आती है। किसको? डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करती है। डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करती है। इस केस के अंदर क्या होता है? फेज रिवर्सल होता है। क्या होता है भाई? फेज रिवर्सल होता है। फेज रिवर्सल का मायना क्या है? क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, साउंड वेव में कंप्रेशन जाएगा तो रेयरफेक्शन आएगा, डेंसर को स्ट्राइक करके रेयरफेक्शन जाएगा तो कंप्रेशन आएगा। अब ऐसा क्यों होता है भाई? या रेयर और डेंसर मीडियम क्या है? इतना ऐसा कॉपी कर लो जल्दी से। देखो भैया, वेव्स की दुनिया में ना रेयर मीडियम कौन होता है और डेंसर मीडियम कौन होता है, अच्छे से सुन लेना। वेव्स की दुनिया में रेयर मीडियम वो होता है मेरे भाई जहां पे वेव की वेलोसिटी ज्यादा होगी डेंसर के मुकाबले में, और डेंसर मीडियम वो होता है जहां पे वेव की वेलोसिटी कम होगी रेयर के मुकाबले में। सर मिसाल से समझाएं, समझ कुछ नहीं आया? अभी समझते हैं। देखो आपकी जो लाइट को वेव मान के चल रहे हैं ना भाई, पूरे चैप्टर में यही चल रहा है, लाइट को वेव मान के चल रहे हैं। लाइट की स्पीड जो होती है एयर के अंदर वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड सबसे ज्यादा होती है सारे मीडियम के मुकाबले में। तो लाइट के लिए जो एयर है वो सबसे ज्यादा रेयर मीडियम है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि लाइट के लिए मोस्ट ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा है? मोस्ट ऑप्टिकली रेयर मीडियम एयर है। क्यों? लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। लाइट किसी भी और मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी वो भी हम थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लेंगे, वो कोई बड़ा कमाल नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, कोई भी जो डेंसर मीडियम होगा, मतलब डेंसर मीडियम एयर के अलावा कोई भी मीडियम, उसके अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वेव के लिए रेयर मीडियम वो होता है जिसमें उसकी स्पीड ज्यादा है, डेंसर मीडियम वो है जिसमें उसकी स्पीड कम है। अच्छा, साउंड की मिसाल उलट है। साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ी कम है, एयर में सबसे कम है। तो एयर साउंड के लिए डेंसर है, सॉलिड ऑब्जेक्ट साउंड के लिए रेयरर है। तो ये वेव टू वेव वेरी करता है, ध्यान में रखिएगा। रेयर डेंसर क्लियर हो गया। दूसरी बात ये क्या ध्यान में रखेंगे जो हम पढ़ के आए थे, वो ये रखेंगे कि भाई अगर एक वेव ऐसे गई जाके स्ट्राइक करी, सही, या इसको और आगे तक बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ये एक वेव ऐसे गई। अच्छा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बता रहा हूं आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये मान लो एक वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है और यहां पे कोई दूसरा मीडियम शुरू हो रहा है, ये उस मीडियम की मेरे बच्चे बाउंड्री है। जब ये वेव मेरा बेटा आपके पास इस बाउंड्री को स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, ऐसे पलट के वापस आएगी। ये गई जाके स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करके वापस आई। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या होती है रिफ्लेक्शन? अरे भैया मैं कुछ बोलता हूं, मान लो मैं पहाड़ी इलाके में खड़ा हूं, चिल्लाता हूं, ओ भाई, आवाज आएगी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई। ये कैसे आ रही है आवाज? जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वहां से मेरी साउंड रिफ्लेक्ट करके आ रही है। हुआ कैसे होगा सोचो, मेरी आवाज एयर में गई, एयर एक मीडियम है जिसमें वेव प्रोपेगेट करती जा रही है। आगे पहाड़ एक दूसरा मीडियम है, सॉलिड है ना, उसकी बाउंड्री से टकराई, कुछ यकीनन उसके अंदर भी गई होगी, ट्रांसमिट हो गई होगी, उसको भाड़ में डालो, टकराने के बाद वेव वापस आ गई। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो वेव का जिस मीडियम में है उस मीडियम में प्रोपेगेट करते हुए जाना, किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करके पलटना, टकराना, वापस आना, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब ध्यान में रखिएगा, क्या अगर कभी भी वेव, लिख लेना इसको भी, अगर कभी भी वेव रेयरर मीडियम में है, कहां पर है, रेयरर मीडियम में है, गई जाके डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके वापस आएगी, तो उसमें फेज रिवर्सल आएगा, फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। फेज शिफ्ट का मतलब यह है, क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रस्ट आएगा। देखो समझते हैं यहां पे, ये मान लो मेरा बेटा मेरे पास एक कोई वेव है और यहां पे एक कोई डेंसर मीडियम की बाउंड्री है। अच्छा सर, अगर ऐसा होता कि डेंसर मीडियम में है और रेयरर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके आएगी तो कुछ नहीं होगा, कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। सही, रेयरर मीडियम जहां पे वेव की स्पीड ज्यादा है उसमें बॉडी वेव प्रोपेगेट करती हुई गई, किसी ऐसे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक कर रही है जिसमें जाने के बाद उसकी स्पीड ने कम हो जाना है, तो जब ये पलटेगी तो इसमें फेज शिफ्ट आएगा। सर फेज शिफ्ट कैसे आएगा? जब ये क्रस्ट जाके टकराएगा तो ट्रफ आएगा, जब ट्रफ जाके टकराएगा तो क्रस्ट आएगा, फिर क्रस्ट जाके टकराएगा तो ट्रफ वापस आएगा। ये ऐसे होगा। देखो देखो भाई, आहिस्ता आहिस्ता समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ना ही है। ठीक है, देखो भाई पहले क्लियर करो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या है? एक सर्टेन मीडियम में एक वेव प्रोपेगेट करता जा रहा है, किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके वापस आया। अब देखो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। देखो एक मीडियम में तो वेव है, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, दूसरे जिस मीडियम को स्ट्राइक करके आ रहा है वो या तो इस मीडियम के मुकाबले में डेंसर है या रेयरर है। अरे भैया, वेव अगर उस मीडियम में घुस जाएगा तो या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। सेम सिर्फ एक केस में रहेगी कि मीडियम सेम कर दिया जाए, क्योंकि वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। वेव के चैप्टर में बहुत तफसील से पढ़ी थी ये बात। ठीक है, तो एक मीडियम में वेव प्रोपेगेट करता आ रहा है, किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को जब स्ट्राइक करेगा तो ये जो मीडियम है, या तो इस मीडियम में जाने पर वेव की स्पीड ने बढ़ना या कम हो जाना है। अगर कम हो जाएगी तो ये डेंसर मीडियम है, अगर बढ़ जाएगी तो ये रेयरर मीडियम है। अगर बढ़ जाएगी यानी कि रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके वापस आने में कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। क्रस्ट जाएगा तो क्रस्ट ही आएगा, ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही आएगा। सही, क्लियर हो गई? गुड गुड हो गया। अब देखो ऐसा होता है, अगर मान लो आपके पास एक लाइट वेव है मिसाल के तौर पे, और यहां आपके पास एक वाटर की बाउंड्री है। लाइट वेव ऐसे आई, अब ये लाइट वेव एयर में आ रही है और यहां पे मान लो आपके पास वाटर की बाउंड्री है, ठीक है, पानी की बाउंड्री है। जब पानी की बाउंड्री को, ये ग्लास की बाउंड्री है, लाइट के लिए एयर सबसे रेयरर मीडियम है, क्योंकि वहां पे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। किसी भी और मीडियम में जाने पे इसकी स्पीड ने क्या हो जाना है, कम हो जाना है। अब हर मीडियम में अलग अलग कम होती है, उसका फॉर्मूला होता है, वो यहां से आप निकाल सकते हो कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है C डिवाइडेड बाय V के। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि भाई इस मीडियम की क्या सलाहियत है कि ये अपने अंदर लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है। इस मीडियम की क्या सलाहियत है कि ये अपने अंदर लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इस v को आप वहां लाओ, ईटा को आप वहां ले जाओ, तो ये बनेगा v विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाई ईटा। अब देखो,
अगर ईटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा तो जो आंसर आएगा ये हमेशा सी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे भैया बेसिक मैथ्स यार, देखना भाई, अगर इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो सी को जब 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में हमेशा कम होती है, किसके मुकाबले में भाई, एयर के मुकाबले में। तो ईटा का वैल्यू किसी भी मीडियम का एयर के अलावा कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। सिर्फ एयर के लिए ईटा का वैल्यू कितना लिया जाता है, रेफरेंस के तौर पे 1 लिया जाता है। बाकी किसी भी मीडियम के लिए इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लाइट की स्पीड उसमें जाके हमेशा एयर के मुकाबले में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं क्या बता रहा था भाई, मैं आपको समझा ही रहा था। मान लो लाइट वेव आई और यहां वाटर वेव है, या वाटर है, यहां पे वाटर का मीडियम है, यहां पे ठीक है, वाटर की बाउंड्री है। लाइट वेव ऐसे स्ट्राइक करके पलटी। अब एयर लाइट के लिए रेयरर है, अगर लाइट इसमें घुस जाएगी तो इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी इस मीडियम में। तो जब डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करके आपकी लाइट पलटेगी तो होगा क्या कि इसके अंदर फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। अगर क्रस्ट जाके टकराएगा तो ट्रफ आएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। देखो अब देखो ये भी समझना जरा, जो डायग्राम है ना इसको भी समझना। ये स्ट्राइक कैसे करता है, ये वेव जब जाके इसमें स्ट्राइक करेगी तो भाई पहले ये पार्ट स्ट्राइक करेगा, फिर ये पार्ट करेगा, फिर ये पार्ट करेगा। भाई ऐसे ही होगा ना, ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा, ऐसे ही टकरा गया। जब देखो क्रस्ट जाके टकराया तो ये पार्ट वापस आया, जब ट्रफ जाके टकराया तो ये क्रस्ट वापस आया, अब आखिर में ये जाके टकरा रहा है तो ये क्रस्ट टकरा रहा है, फिर ट्रफ आ रहा है। पॉइंट समझ में आया, यानी कि फेज शिफ्ट हो गया। अब यही ऐसा होता, सोचो ये डेंसर मीडियम होता, ये रेयर मीडियम का बाउंड्री होता। समझना जरा, यहां पे देखो ये वेव गई, ये सबसे पहले ये टकराएगा, फिर ये टकराएगा, फिर ये टकराएगा। अब होगा क्या, जब ये टकराएगा तो यही पलटेगा। रेयर से स्ट्राइक करने पे कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। जब ये सेकंड नंबर पे जाके ये टकराएगा, ट्रफ टकराएगा तो ट्रफ ही वापस आएगा, क्रस्ट टकराएगा तो मेरे भाई क्रस्ट ही क्या होगा, वापस आएगा। ऐसे 1 2 3 समझ आ गई बात की भाई साहब, यही चीज वापस आ जाएगी। इन दो को देख लो भाई, यही बात समझानी थी। 2-3 बातें ज़हन में रख लिएगा नोट्स के अंदर। क्या, पहली चीज, लाइट के लिए एयर सबसे ज्यादा ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि वहां पे लाइट की स्पीड मैक्सिमम है। एयर और वैक्यूम में हम एक ही मान के चलते हैं, ऑल्दो एयर एंड वैक्यूम आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और कोई भी और मीडियम लाइट के लिए ऑप्टिकली डेंसर होता है, क्योंकि वहां पे जाके लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो ये बताता है कि भाई इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाई D, C डिवाइडेड बाई V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई साहब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमेशा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ने क्या हो जाना है भाई, कम हो जाना है उस मीडियम में जाके। वो मैंने आपको मैथमेटिकली दिखा भी दिया, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ईटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ओवरऑल सॉल्व करने पे आंसर हमेशा सी से क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। फिर हमने ये बताया कि वेव आपकी रेयर मीडियम से जाके डेंसर को स्ट्राइक करेगी, तो जब रिफ्लेक्ट करेगी जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, फेज शिफ्ट आएगा। कितना फेज शिफ्ट आएगा, 180 डिग्री का आएगा। और वेव टू वेव ये चीज डिपेंड करती है कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। मिसाल मैंने आपको दी कि एयर साउंड के लिए डेंसर ट्रीट होता है और लाइट के लिए रेयर ट्रीट होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा है, किसी और मीडियम में कम है। साउंड की स्पीड एयर में सबसे कम है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है और लिक्विड में दरमियानी होती है। ठीक है भाई साहब, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, बेसिक्स के अंदर हमने 2 चीजें कर ली। एक हमने अपना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, एक हमने ये देख लिया कि जब कभी भी लाइट वेव या कोई भी वेव रेयर मीडियम से आकर डेंसर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटेगी तो उसमें फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। तीसरी चीज, डेंसर मीडियम में जाने पर वेवलेंथ भी कम हो जाती है, सिर्फ स्पीड कम नहीं होती, वेवलेंथ भी क्या होती है, कम हो जाती है या चेंज हो जाती है। क्यों सर, अभी समझते हैं भाई मेरे। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, देखो ऐसा इसलिए होता है, आपने जो अपनी बेसिक वेव इक्वेशन पढ़ी थी, बेसिक वेव इक्वेशन वो क्या थी, वो थी v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब समझना, v जो है ना मेरे भाई, ये डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे, f डिपेंड करता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे। जैसे साउंड वेव जो अभी प्रोड्यूस हो रही है और आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, इस साउंड वेव का सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है, मेरा वोकल कॉर्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है और मैं ऐसे 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 करके इसमें पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा हूं,
तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितनी तेजी से मैं अपना हाथ ऊपर नीचे करूंगा, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ये जो ऊपर नीचे पल्सेस यहां आएंगी, ये यही तो होगी इस फ्रीक्वेंसी। ये कौन तय कर रहा है, मेरा हाथ तय कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे। अब देखो जरा समझो, मेरा बेटा मान लो आपके पास ये है कोई डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, समझिएगा जरा। एक लाइट वेव आपके पास ऐसे आई, समझिएगा, और लाइट वेव यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट भी कर गई और कुछ पार्ट अंदर भी चला गया। ये जो लाइट वेव आती है ना, आके स्ट्राइक करती है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट वेव। रेयर मीडियम में आ रही थी, रेयर मीडियम में। मान लो ये एयर है, एयर से आई और ये पानी की बात चल रही है, पानी, वाटर, H2O इज वाटर, ठीक है भैया, समझ आ रहा है, नजर आ रहा है, गुड है। ये आपके पास लाइट वेव आई, इंसिडेंट हुई यहां पे आके, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया। जो पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया होगा, हमें पता है इसके अंदर क्या आएगा, फेस शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। क्रस्ट था तो ट्रफ हो जाएगा, यहां पे आके क्रस्ट टकराया था तो ट्रफ हो जाएगा, ट्रफ टकराएगा तो क्रस्ट हो जाएगा, समझ आ गया। इसको छोड़ दो, अब अंदर देखो, ये जो वेव अंदर गई है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव। क्या कहते हैं मेरे भाई, ट्रांसमिटेड वेव, या इसका एक और नाम होता है रिफ्रैक्टेड वेव। क्या होता है, रिफ्रैक्टेड वेव। ये वाला है रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव या ट्रांसमिटेड वेव। अच्छा, अब देखो, जो वेव अंदर आ गई, ये बेसिकली लाइट की वेव है ना, ये लाइट यहां पे आके इंसिडेंट हुई थी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट अंदर ट्रांसमिट हो गया। अच्छा, जो पार्ट अंदर ट्रांसमिट हो गया, आपको ये बात पता है भाई कि इसकी स्पीड क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। कितनी कम हो गई होगी, सोचो, अभी पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है C डिवाइडेड बाय V के। तो अगर आपको V का वैल्यू चाहिए, जो कि V क्या है, इस पानी के अंदर स्पीड क्या है, अल्टीमेटली आप बोलोगे C डिवाइडेड बाय ईटा। जो भी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि 1.33 होता है, तो आप 3 इंटू 10 पावर 8 को 1.33 से डिवाइड कर दोगे। तो गोया पता ये चला, इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 1.33 टाइम्स कम हो गई है एयर के मुकाबले में। इतनी बात तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब वेवलेंथ का यहां से क्या लेना देना, जरा इसको देखो। फॉर्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं एयर के लिए लिखता हूं तो मैं एयर के लिए यहां पे C लिख सकता हूं, क्योंकि एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसे हम अमूमी तौर पे क्या कहते हैं, C कहते हैं। F फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, एयर के अंदर वेवलेंथ। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है किसके लिए, एयर के लिए लिख दिया फॉर्मूला। अब जब ये पानी के अंदर आ गया, सोचो, जब ये पानी के अंदर आ गया तो मेरे बच्चे ये बन गया C डिवाइडेड बाय ईटा इज इक्वल टू F टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब देखो, फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, तो लाजमी सी बात है लैम्डा को भी आपने ईटा से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। फिर समझो, देखो भाई, ये नजर आ रहा है कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। ये तो होना ही होना है, क्योंकि आप रेयर से किस में आ गए, डेंसर मीडियम में आ गए। जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो लाजमी सी बात है आपका वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा, तभी आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह सकती है, वरना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों भाई, जरा फ्रीक्वेंसी निकालो एयर वाले केस में। एयर वाले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, C बाय लैम्डा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जब आपकी ये लाइट पानी के अंदर आई तो वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। चलो, तो पानी वाले केस में आपको पता है नई स्पीड क्या हो गई, C बाय ईटा, और फ्रीक्वेंसी हो गई F, और आप कहते हो वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, मैंने मान लिया जो पहले थी वही है। अब देखो, अगर लैम्डा को यहां ले आऊंगा, F का वैल्यू आ रहा है C बाय ईटा इंटू लैम्डा। मुझे एक बात बताओ, पहले एयर में फ्रीक्वेंसी ये थी, अब फ्रीक्वेंसी ये हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी आपको चेंज होती नजर आ रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, ये वाला फॉर्मूला गलत है। क्यों चेंज नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी का दारोमदार इस पर नहीं होता कि आपकी जो वेव है वो किस मीडियम में, फ्रीक्वेंसी का दारोमदार होता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे। सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो ऑसिलेट कर रही है वो एक सेट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रही है, वहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है। फ्रीक्वेंसी तब चेंज होगी जब सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मीडियम चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो लाजमी बात है, अगर आपने इसे कांस्टेंट रखना है तो लैम्डा को भी ईटा से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ईटा से ईटा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अपने बाद तीसरा पॉइंट ये नोट करोगे, जब कभी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव विल ऑल्सो चेंज टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज करने पर, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की ऑसिलेशन पे। फिर आ गया कॉन्सेप्ट का, ध्यान में रखना, जो आपकी नई वेवलेंथ होगी लैम्डा प्राइम, वो बराबर होगी पुरानी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ईटा के। जैसे
जो नई वेलोसिटी थी वो बराबर है वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। जो आपकी नई वेवलेंथ है इस मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम में, वो बराबर होगी वेवलेंथ इन एयर जो एयर में थी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसके अंदर आप ये काम कर रहे हो। कॉन्सेप्ट का फील आ गया? कोई रट्टा तो नहीं मारा भाई? चलो छाप लो। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि फाइनली हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखो मेरा भैया, हमारे पास मान लो यहां पे एक मौजूद है थिन फिल्म। ये थिन फिल्म किसकी हो सकती है? कोई सोप बबल हो सकता है, और ये बहुत छोटी सी थिन फिल्म है भाई। ध्यान में रखना, ये जो थिकनेस होती है ना, ये नैनोमीटर की होती है, 10⁻⁻10। खुद सोचो ना, आपने कभी वो सोप सोल्यूशन से बबल तो बनाया होगा। वो जो बबल है ना, वो जो उसकी थिकनेस है, उस मतलब ऐसे जो बॉल सा बना हुआ है, उस बॉल की जो लेयर की थिकनेस है, ये वो है, इतनी कम है। ठीक है, यहां पे मैंने ऐसे मेरा बेटा एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली। इसको हम ऑप्टिक्स की दुनिया में कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल लाइन। ये थिकनेस के लिए मैंने यहां पे टी लिखा हुआ है कि ये फिल्म की थिकनेस है। ये है मेरे भाई फिल्म, ये है मेरे भाई एयर, ये बाहर फिर से क्या है मेरे पास? एयर। ज़हन में रखिएगा। और एक बात और, लाइट के लिए एयर के अलावा सारे मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होते हैं। हुआ क्या भाई आपके पास? यहां पे एक लाइट वेव आपके पास आकर हुई इंसिडेंट। ये मान लो एक लाइट वेव आई। ये कौन सी वेव है? ये है इंसिडेंट वेव। कौन सी वेव है? इंसिडेंट वेव जो आके टकराई। इसको कह दिया मैंने ए बी। कौन सी वेव है? ए बी, इंसिडेंट वेव। अच्छा भाई, जब आके टकराएगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं जिस मीडियम में आ रही थी ये उसके अलावा किसी और मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करी है? अरे भैया, ये इंसिडेंट वेव किस मीडियम में से होती हुई आ रही है? एयर से। किसकी बाउंड्री को स्ट्राइक कर रही है? फिल्म की बाउंड्री को। तो गोया एक मीडियम में प्रोपेगेट करती आ रही है, दूसरी मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक कर रही है। जब कभी भी ऐसा होगा, एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। कुछ पार्ट यहां से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। इसको नाम दे दिया बीसी का। यहां लिखते भी जाते हैं। ए बी आपके पास कौन सी वेव हो गई मेरे भाई? ए बी आपके पास हो गई इंसिडेंट वेव। फिर बी सी ये आपके पास कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड वेव, जो कि फिल्म की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है। अच्छा, अब कुछ पार्ट इसका अंदर ट्रांसमिट होगा। यह आ गया भाई, अंदर ट्रांसमिट भी हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं भाई पॉइंट डी का। पॉइंट अगर मैं कहूं बी डी कौन सी वेव है, तो बी डी आपके पास है रिफ्रैक्टेड वेव, या इसे आप कहोगे ट्रांसमिटेड वेव। भाई ये इंसिडेंट वेव हुई, कुछ पार्ट वहां चला गया, कुछ पार्ट यहां से अंदर आ गया, फिल्म के अंदर आ गया। अब यहां पे आके स्ट्राइक करेगा। अब देखो, समझो इसको, देखो बी डी को देखो, सिर्फ आप गौर से देखो। ये जो आपके पास बी डी है, ये किस मीडियम में है? फिल्म के अंदर है ना भाई। ये कौन से मीडियम में है? फिल्म में है। अरे भैया, बी डी इससे बाहर एयर में था, लेकिन जब ये अंदर आ गया वेव, अब ये जो बी से लेके डी तक का वेव प्रोपेगेट करता आ रहा है, ये किस मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है? थिन फिल्म में। अगर ये सोप बबल की फिल्म है तो उसके अंदर प्रोपेगेट कर रहा है, ऑयल लेयर की फिल्म है तो उसके अंदर प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेट करता आ रहा है। अब ये आके स्ट्राइक कर रहा है किसको? एयर की बाउंड्री को। बाहर क्या है? एयर है ना, तो एयर की बाउंड्री को स्ट्राइक कर रहा है। वही काम होंगे, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। मान लेते हैं भाई ये पार्ट यहां पे आ गया। ये जो डीई है, ये जो डीई है, ये कौन सा पार्ट है? डीई वो पार्ट है मेरा बेटा जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है। फिर समझो भाई, फिर समझो। ये इतनी लंबी करने का मकसद यही था कि न्यूटन रिंग में इतनी मेहनत ना करनी पड़े और आपको कॉन्सेप्ट का फील आ रहा हो। जब मैं अपने बचपन में था 2014-15 में, जब मैंने ये टॉपिक पहली बार पढ़ा था, जब मैं क्लास 11 का स्टूडेंट था, आपकी तरह मासूम सा, तो मुझे ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आया था। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कोशिश है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखो भाई क्या हुआ, ये लाइट वेव आई। अभी सब बात करेंगे जो हम लाइट वेव को कहते हैं ना, नियर नॉर्मल, नॉर्मली इंसिडेंट, सब समझाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कोई टेंशन नहीं है। देखो फिलहाल इतना समझ भाई, लाइट वेव ऐसे आई, लाइट वेव आई, ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई हुई है। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स की दुनिया में नॉर्मल लाइन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। किससे? इस सरफेस से बना रहे हैं। ये आई ए बी, ये क्या है? ये इंसिडेंट लाइट वेव है। जब किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करेगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो बीसी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। अच्छा,
कुछ पार्ट अंदर आ जाएगा, तो BD क्या हो गई, ट्रांसमिटेड वेव हो गई। फिर से BD फिल्म के अंदर ट्रांसमिट होती आ रही है, आगे एयर की बाउंड्री को स्ट्राइक करिए, बाहर क्या है, एयर है ना भाई। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर गया, इसको कह देते हैं DF। DF क्या है, DF ट्रांसमिटेड वेव है। DF क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है, जो फिल्म से बाहर निकलकर वापस किस में आ गई है, एयर में आ गई है। DE क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। भाई यहां से टकराने के बाद भी वही काम होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, सही। अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा, अब फिर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये DE क्या है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, और ये किसके अंदर प्रोपेगेट कर रहा है, फिल्म के अंदर कर रहा है। भाई DE क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना। BD आगे से लगा यहां पे, इससे कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, सही। अब जब DE वाला पार्ट है, ये देखो वापस ये फिल्म के अंदर प्रोपेगेट करता हुआ जा रहा है, और ये जो स्ट्राइक कर रहा है ये एयर की बाउंड्री को कर रहा है। भाई ये फिल्म है, फिल्म के बाहर क्या, एयर है, तो ये एयर की बाउंड्री को स्ट्राइक कर रहा है। फिर क्या होगा, कुछ पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा। भाई एक ही काम कर रहे हैं बार बार, क्या, वेव आई, किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करी, इस वेव का कुछ पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट हो गया रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट। तो भाई ये वेव आई, एयर की बाउंड्री को स्ट्राइक करी, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, इसे नाम दे देते हैं F हो गया ना, G का नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं H का। कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आने के बाद कुछ वेव ऐसे यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, कुछ वेव बाहर क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, और ये कहानी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि एम्पलीट्यूड डाई आउट ना हो जाए। देखो भैया, पहले इंसिडेंट वेव का कुछ एम्पलीट्यूड था, कुछ इंटेंसिटी थी, इस पॉइंट पे आके देखो इंसिडेंट वेव तकसीम हो गई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। फिर यहां पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहां पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहां पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ। तो हर दफा वेव तकसीम हो रही है, इंटेंसिटी तकसीम हो रही है, एनर्जी तकसीम हो रही है, एम्पलीट्यूड तकसीम हो रहा है। तो होता क्या है, शुरू के अंदर ही वेव काम की होती है, बाकी आगे जाते जाते जो आपकी वेव होती है वो जैसे सिर्फ इतने हिस्से तक आपकी वेव काम की होगी, इसके आगे जाते जाते जो आपकी वेव है उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो ना होने के बराबर होगी, उसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हो। तो मैं आगे वाली वेव को कंसीडर नहीं कर रहा, वरना आप जहन में रखिएगा अच्छी फिजिक्स की किताबों में ना ये बना के दिखाया हुआ होता है। क्लियर हो गई बात की। देखो भाई साहब यहां वेव सारी मार्क कर ली, AB इंसिडेंट वेव, BC रिफ्लेक्टेड वेव, फिर BD आपकी ट्रांसमिटेड वेव, फिर DE आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, फिर DF आपकी ट्रांसमिटेड वेव, बेहतरीन हो गया। EG ये आपकी क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है जो यहां से बाहर निकल गई, EG भी ट्रांसमिटेड वेव है। अब देखो भाई इसके अंदर आपके पास ना इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझो जरा। देखो भैया पहले मुझे ये बताओ इंटरफेरेंस क्या होती है, दो वेव्स का आपस में मिलना, दो वेव्स का आपस में मिलना। देख भाई ये वेव आई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करके चला गया, कुछ पार्ट अंदर गया, जो अंदर गया उसमें से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करके वापस आया। समझो, जो वेव आई कुछ पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट करके बाहर आ गया, मतलब बाहर क्या आ गया, बाहर ही था, रिफ्लेक्ट करके इधर हो गया। कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट करके बाहर आया। जब ये दो वेव्स आपस में मिलेंगी, कैसे मिलेंगी भाई, यहां पे एक कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को ये दोनों वेव रिसीव हो रही है, कौन सी वाली, वेव BC और वेव EG। इसको EG भी कह सकते हो या इसको आप पूरा DEG भी कह सकते हो, क्योंकि ये DEG का ही पार्ट है ना पूरा, ये EG पूरा इसी का पार्ट है, यहीं से आ रही है ये पूरी वेव। ये जब आपस में मिलेंगी, समझो गौर से, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। बोलो भाई कॉन्सेप्ट का फील हो रहा है, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव्स का आपस में मिलना। तो मिलती नजर आ रही है वेव्स, वेव ऐसे आई, कुछ पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ वो यहां से टकरा के वापस आया, इंटरफेरेंस हो रही है यहां पे। सही, वेव यहां पर भी आपस में मिलती हैं, ये है रिफ्लेक्टेड वेव्स की इंटरफेरेंस, ये है ट्रांसमिटेड वेव्स की इंटरफेरेंस। आपके कोर्स में सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव्स की इंटरफेरेंस शामिल है। सर रिफ्लेक्टेड वेव्स कैसे, अरे भैया एक वेव फिल्म की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके आई है, ये वाली वेव यहां से आ रही है ना, ये कौन सी है, एयर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। भाई ये एयर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड वेव्स का इंटरफेरेंस, ये कहलाता है ट्रांसमिटेड वेव्स का इंटरफेरेंस। यानी कि अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर मौजूद है, इसे भी इंटरफेरेंस देखेगा, वो ट्रांसमिटेड वेव्स का होगा, वो मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये ट्रांसमिटेड वेव कैसे, देखो ये कहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है और ये यहां से आ रही है। ये देखो ये क्या है,
ये ट्रांसमिटेड वेव है, और ये भी क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है भाई। यहां से रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। फील आ रहा है, हाँ या ना भाई? बाहर ट्रांसमिट हो गई ना, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसको मैं इतने हिस्से को यहां से उड़ा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बल्कि बाद में उड़ाते रहेंगे। चलो देखो, अब देखो भाई, हमें ये बात समझ में आ गई। मैं एक बार यहां पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूं और आपको समझाता हूं फिर फाइनली क्या हो क्या रहा है। यहां पे देखो, ये मेरा बेटा हमारे पास थिन फिल्म आ गई। अब समझिएगा, ये थिन फिल्म की कोई थिकनेस है जो कि बहुत छोटी थिकनेस है। यहां पे मैंने बनाया एक अदद क्या, एक अदद नॉर्मल लाइन। क्यों बना रहे हैं अभी समझ में ये भी आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। यहां पे आपके पास एक कोई वेव आई, ये वेव आई, इस पॉइंट से कुछ पार्ट टकरा के ऐसे निकल गया, ठीक है, ये आई। यहां से कुछ वेव अंदर गई, इधर से टकरा के ये इधर ऐसे आ गया भाई साहब, समझ आ गई? बस अब मैं वही बना रहा हूं जो मेरे काम का है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो वेव बी सी और डी ई आपस में मिलेंगी। जब मिलेंगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। अब देखो, आपके पास ये है एयर, ये है आपके पास फिल्म, ये वापस से क्या है, एयर है। देखो इस पॉइंट पे ये जो वेव बीसी जा रही है, ये किससे टकरा के जा रही है, फिल्म की बाउंड्री से। कैसे पता चल रहा है सर आपको? देखो ना भाई, ये ए बी कौन से मीडियम में आ रहा था, एयर में, कहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है, फिल्म की बाउंड्री को। तो ये वेव फिल्म की बाउंड्री से टकरा के पलट रही है। एयर रेयरर होता है, एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम की बाउंड्री डेंसर होती है। जब वेव रेयरर मीडियम से आए, डेंसर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटेगी, तो उसके अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। गोया कि ये जो आपके पास वेव बीसी जा रही है, इसके अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मौजूद है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मौजूद है। अच्छा, अब इसको देखो जरा, जो ट्रांसमिट हुई थी वेव वो अंदर आई, यहां पे आके स्ट्राइक करी। क्या यहां ये जो वेव वापस जा रही है इसमें भी फेज शिफ्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ये वेव जो है, बीडी की बात कर रहा हूं, बीडी वेव किस मीडियम में, फिल्म के अंदर है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है। यहां कौन से दूसरे मीडियम की बाउंड्री है, एयर की बाउंड्री है। जब ये एयर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके जा रही है तो भाई ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है। भाई एयर हमेशा क्या है, रेयरर है, और फिल्म क्या है, डेंसर है। तो डेंसर मीडियम से आके ये रेयर को स्ट्राइक करके जा रही है, तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। बच्चे को लगता है इसमें भी फेज शिफ्ट आएगा, नो फेज शिफ्ट। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये रेयरर को स्ट्राइक करके आ रही है। अब जब ये आपस में मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा उसमें क्या होगा भाई, वही जो आप पढ़ के आए थे कि आपके पास पार्ट डिफरेंस अगर 0 है या लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर λ/2 है, 3 λ/2 है, 5 λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे आता है एक छोटा सा ट्विस्ट और, ठीक है। चलो इतना हिस्सा पहले कॉपी कर लो, आपको मजीद इसके ट्विस्ट समझा देते हैं। मुश्किल नहीं है भाई, टॉपिक आसान है। अब देखो मेरे बच्चे, अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि अगर पार्ट डिफरेंस 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, या अप टिल m लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर पार्ट डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव होगी। तो अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा, पहले तो यहां पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो भाई, आपको नजर आ रहा है जो वेव यहां पे मिल रही है इस पॉइंट पर आ करके, जो वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी वो कौन कौन सी है। एक वेव BC है और एक वेव BDE है। भाई B से D पे गई और फिर D से E पर आ रही, यही है। आपको नजर आ रहा है जो वेव BDE है ये कुछ एक्स्ट्रा फासला कवर कर रही है, जिसको ऑप्टिक्स की दुनिया में अपन लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, ऐसे आना और ऐसे जाना। अब ये जो एक्स्ट्रा फासला कवर करती है ना, इसको हम कहते हैं, ये कितना है, 2t के बराबर है। 2t क्या, t क्या है भाई, थिकनेस। देखो ये वेव ऐसे एक्स्ट्रा आई और ऐसे एक्स्ट्रा गई, फिर समझो, वेव ऐसे एक्स्ट्रा आई और ऐसे एक्स्ट्रा गई। अब बोलोगे नहीं सर ये तो ऐसे आई और ऐसे गई, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। यहां पे वो कॉन्सेप्ट आता है जो आप किताब में पढ़ते हो ना, किताब में जब भी आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वहां पे एक बात लिखी होती है, क्या, कि एक नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट है, एक नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट है या ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंट लाइट है। नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट, इसका कॉन्सेप्ट फील करो। अब देखो
ये लाइट अभी मैंने ऐसे फेंकी है तो ये ऐसे आके ऐसे जा रही है। अगर इसी लाइट को सोचो, ये जो मैंने ये ब्लैक कलर से बनाया है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नॉर्मल है, अगर मैं ये मेरी जो ब्लू लाइन है इंसिडेंट रे है इसको ऐसे नॉर्मल की तरह कर देता, सोचो 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 जरा सोचो, अगर ये ऐसे होता, सोचो ये इंटरफेरेंस है, ये है, अच्छे से देखना जरा, कॉन्सेप्ट को फील लेना। अगर मैं लाइट को ऐसे स्ट्राइक करता तो यहां से स्ट्राइक करके भी लाइट ऐसे ही जाती करीब करीब, और यहां से एक्स्ट्रा लाइट भी ऐसे आती, और फिर ये स्ट्राइक करके भी ऐसे ही जाती, बोल हाँ या ना। तो ये आने वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा टी, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा टी, तो मिला के ये वाली जो रे है एक्स्ट्रा कितना कवर करती, टी और टी मिला के कितना करती, 2t। तो वजह यह है, आपकी किताब वाले ये मान के चलते हैं कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट की टर्म यूज होती है किताब में, आपकी किताब में चूंकि यही है, वरना पार्ट डिफरेंस आपका 2t cos थीटा बन जाएगा। मैं उसकी बहस में नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारे कोर्स का डोमेन अगेन नहीं है। 2t cos थीटा, थीटा यहां पे ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। जब वो बहुत कम होता है तो एक्चुअल जो पार्ट डिफरेंस है 2t cos थीटा, तो जब थीटा बहुत कम होगा cos 0 डिग्री 1 के बराबर ही होता है, तो 2t ही बन जाएगा। तो आपका पार्ट डिफरेंस तकरीबन कितना बन जाता है भाई साहब, 2t बन जाता है। ध्यान में रख लिएगा ये बात, ठीक है। ये ऐसे नहीं आ रही होती लेटी हुई, ये बिल्कुल ऐसे आ रही होती है। जब आगे न्यूटन रिंग पढ़ेंगे उसमें आपको ऑपरेटर्स भी नजर आएगा कि बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट लाइट होती है, बिल्कुल ऐसे आती है। यहां से टकराने के बाद एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट वाला यहां पे टी एक्स्ट्रा कवर करता है, फिर टी ऐसे एक्स्ट्रा कवर करता है, फिर यहां से बाहर आ जाता है उठ के, बस ऐसे होता है। तो टी जाते हुए एक्स्ट्रा, टी आते हुए एक्स्ट्रा, और फिर बाहर आ गया, और बाहर जाके दोनों में आपस में मिलती हैं। इस तरीके से आपके पास ये पार्ट डिफरेंस कितना बनता है भाई, 2t बनता है। तो भाई पहले तो ये क्लियर कर लो, जो वेव्स यहां पे मिल रही हैं आपस में, इनका पार्ट डिफरेंस कितना है आपके पास, 2t के बराबर है। भले देखने में आपको ये और ये 2t नहीं लग रहा, समझ जाना ये वेव बिल्कुल ऐसे इसके साथ चिपक के आई है, यहां से नीचे गई तो t, फिर यहां से ऊपर आई तो t, और ये एक्स्ट्रा फासला हो गया। समझ आ गई बात की, t और t ये एक्स्ट्रा फासला है, t आते हुए t जाते हुए ये एक्स्ट्रा फासला। फील आ रहा है भाई, ये पार्ट डिफरेंस है। अब देखो, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो आपकी कंडीशन है ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो पलट जाती है। क्या मतलब, हमने अब तक ये पढ़ा था कि आपके पास m लैम्डा, अगर पार्ट डिफरेंस होगा m लैम्डा, तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। लेकिन अब ये कंडीशन हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। वजह बताऊंगा और रट्टा कुछ नहीं है। हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास m प्लस हाफ लैम्डा हो, जीरो से अगर m स्टार्ट हो रहा है और पार्ट डिफरेंस है, तो ये कंडीशन थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की नॉर्मली। अब ये कंडीशन किसकी हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। वजह ये थी कि जब तक आप यंग्स डबल स्लिट पढ़ते हो, या जब तक आप नॉर्मल लाइट की इंटरफेरेंस पढ़ते हो, नॉर्मल से मुराद ऑर्डिनरी लाइट की इंटरफेरेंस पढ़ रहे होते हो, आम हालात में इंटरफेरेंस पढ़ रहे होते हो, तब तक दोनों में से किसी का फेज रिवर्स नहीं हुआ होता। अभी यहां पे जो दो वेव मिल रही हैं, इनमें से एक का फेज शिफ्ट हुआ है। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कंडीशंस पलट जाएंगी। सर फील कराएं कॉन्सेप्ट, फील कर ले भाई, जरा आजा। पहले यहां पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल हालात का, फिर बनाऊंगा फेज रिवर्स से क्या हुआ है, समझना। नॉर्मल हालात में आपने पढ़ा कि अगर दो वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है, जैसे ये मान ले सोर्स S1 से आ रही है, ये मान ले सोर्स S2 से आ रही है, भाई पाथ डिफरेंस जीरो है। सोर्स S1 से किसी पॉइंट तक जाने के लिए वेव ने 2 साइकिल कवर किए, S2 से भी जाने के लिए 2 साइकिल कवर किए। दिख रहा है कि पाथ डिफरेंस जीरो है, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ट्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी बढ़ के मैक्सिमम। अच्छा, अब अगर यही चीज थिन फिल्म से होके आई होती, तो देख भाई ये पहली वेव है, ये तो मस्त है, पहली वेव की तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जिस वेव का फेज रिवर्स हुआ है, जहां पे इसका क्रस्ट है वहां पे इसका क्या आ रहा होगा, ट्रफ आ रहा होगा। बोल भाई ये बात समझ आई है। अरे भैया फेज रिवर्स का मतलब क्या होता है, फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है, फेज शिफ्ट का मतलब होता है जहां क्रस्ट आना चाहिए था वहां ट्रफ आ रहा है, जहां ट्रफ आना चाहिए था वहां क्रस्ट आ रहा है। तो जहां क्रस्ट होना चाहिए था वहां ट्रफ है, जहां ट्रफ होना चाहिए था वहां क्रस्ट है। अब देखो पार्ट डिफरेंस अभी भी जीरो है मेरे भाई, इसके अंदर भी पार्ट डिफरेंस क्या है, जीरो है। S1 से ये मान लो S1 सोर्स है, ये मान ले भाई S2 सोर्स है। S1 सोर्स से एक पॉइंट तक आने के लिए 2 ही साइकिल कवर हो रहे हैं, यहां भी 2 ही साइकिल है, लेकिन फेज शिफ्ट है इस वाली वेव का, इसके मुकाबले में फेज शिफ्ट है 180 डिग्री। तो अब देखो क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ।
नजर आ रहा है? तो क्या हो रहा है यहां पे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यही चीज बास किताबों में एक और तरह से डिफाइन की होती है। पहले इतने हिस्से को छाप लो भाई, ताकि समझ में आ जाए कि कंडीशंस क्यों पलटी हैं। मैंने आपको एक जगह लिखवाया था कि नॉर्मल हालत के अंदर, नोट्स में भी लिखवाया था पीछे, नॉर्मल हालत में अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन यहां देखो, अब ये एबनॉर्मल हालत हो गई। एबनॉर्मल हालत क्यों है? क्योंकि आप दो ऐसी वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न कर रहे हो जिसमें से एक का फेज शिफ्ट है बाय 180 डिग्री दूसरे के मुकाबले में। तो इसमें पार्ट डिफरेंस 0 होने पर क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन क्या हो गई मेरी भाई? पलट गई। सही है? एक और तरह से समझा देते हैं आपको, कोई मसला नहीं है, एक और तरह से समझते हैं इसी चीज को। बास किताबें आप उठाओगे, केपीके बोर्ड की किताब या बलूचिस्तान बोर्ड की किताब, तो वो ये कहते हैं भाई, वो फेज शिफ्ट क्यों नहीं कहते, वो एक और तरह से कहते हैं। वो कहते हैं अगर कोई वेव रेयरर मीडियम में प्रोपोगेट करती आ रही है, आगे डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है, तो जो फेज शिफ्ट है उसकी वजह से पार्ट डिफरेंस आता है λ/2। बोलेगा है ये क्या चल रहा है भाई? फेज शिफ्ट तो पता चल गया था 180 डिग्री होता है, क्रस्ट की जगह ट्रफ, ट्रफ की जगह क्रस्ट। ये क्या कह रहा है कि फेज शिफ्ट की वजह से पार्ट डिफरेंस आता है? समझते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो, आपको ये बात तो पता है ना भाई कि हमारे पास फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का 2π/λ × Δx। देखो भाई, अगर किसी को ये फॉर्मूला ड्राइव करना है तो ये पीछे वेव के चैप्टर में ड्राइव हुआ है, समझना है तो वेव 0-2 में समझाया हुआ है, वरना याद कर लो पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस की वजह से पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ड्राइव, वरना वेव्स के चैप्टर में इसका पूरा एक लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज के अंदर, जिसमें मैंने इसके सवाल भी कराए हैं पास्ट पेपर के। ठीक है, अब देखो, आपको इतनी बात तो पता चल गई ना कि जब भी रेयरर मीडियम में आने वाली वेव डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटेगी तो उसमें फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का, फेज रिवर्स हो जाएगा। कितना? पाए। अगर मुझे उसकी वजह से पार्ट डिफरेंस निकालना हो, भाई फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस की वजह से होता है, निकालना हो अगर मुझे, तो क्या बनेगा? Δx विल बी इक्वल टू λ/2π और मल्टीप्लाई में आ गया Δ5। भाई लैम्डा को वहां फेंका, 2π को नहीं चले। सही, λ/2π मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई से पाई मर गया, गोया के पाथ डिफरेंस कितना आता है? λ/2 का आता है। आप क्या बोलोगे? आप ये भी बोल सकते हो रेयरर मीडियम से आने वाली वेव जब डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटेगी तो उसमें पाथ डिफरेंस आएगा कितने का? λ/2 का। ऐसे भी कह सकते हो। अब मैं इसकी वजह से भी आपको समझा देता हूं कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो। देखो 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 देखो, समझो समझो। ये आपके पास ऑर्डिनरी केस है। ऑर्डिनरी केस में क्या है? S1 एक सोर्स है, यहां से किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास वेव आ रही है, 2 साइकिल में डिस्टेंस कवर कर रही है। और ये मान ले भाई S2 है, यहां से भी वेव आ रही है, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ट्रस्ट पे क्रस्ट, रावी चैनी चैन लिख रहा है। अब हुआ क्या? पार्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है यहां पे 0 है भाई, पार्ट डिफरेंस 0 है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब S2 से आने वाली वेव जो था उसमें फेज शिफ्ट आया 180 डिग्री का। जब फेज शिफ्ट आता है तो हम कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस कितना होता है? λ/2 का। समझ लो जरा, देखो, अब देखो यहां पे जरा, अब यहां पे जब पार्ट डिफरेंस आ गया ना λ/2 का, तो इसका मतलब ये वाली वेव थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये कुछ ऐसे हो गया। अब देखो, ट्रफ पे क्रस्ट, क्रस्ट पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है। पार्ट डिफरेंस आपने क्रिएट नहीं किया, समझना इस बात को। सोर्स S1 से वहां तक जाने में अभी भी उतना ही हो रहा है काम, सारा का सारा। हुआ क्या? ये पार्ट डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ? ये ऐसे क्रिएट हुआ कि इसके अंदर फेज शिफ्ट आया 180 डिग्री का। ये वाली वेव रेयरर से जाके डेंसर को स्ट्राइक करके आई होगी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पलट जाती है। m लैम्डा इज इक्वल टू Δx पे जहां कंस्ट्रक्टिव हो रही थी वहां आप क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि अब देखो, जब आपके पास यहां पे आया तो यहां पे λ/2 का पार्ट डिफरेंस खुद से ही क्रिएट हो गया, हालांकि आपने कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। ये λ/2 का पार्ट डिफरेंस फेज रिवर्सल की वजह से आया है, या पलटने की वजह से आया है, या रेयरर से जाके डेंसर को स्ट्राइक करने की वजह से आया है। तो भाई साहब, अब ये बात समझ में आ गई कि यहां पे आप जो इंटरफेरेंस पैटर्न थिन फिल्म के अंदर ऑब्टेन कर रहे हो, इसके अंदर आप ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे दो में से एक लाइट वेव ऐसी है, दो में से एक लाइट वेव ऐसी है जिसमें फेज शिफ्ट आया हुआ है कितना? 180 डिग्री का। तो आपके पास क्या होगा? कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस रिवर्स कर जाएंगी या रिवर्स हो जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी। जहां पे पहले कंस्ट्रक्टिव था वहां डिस्ट्रक्टिव, जहां पे पहले डिस्ट्रक्टिव था वहां पे कंस्ट्रक्टिव। अब यहां पे आप नोट करोगे ये बात कि अगर दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं,
एक वेव में फेज शिफ्ट मौजूद है 180 डिग्री का, तो अगर दोनों वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस 0 है, लिख लेना, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो वहां पे क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अरे भैया खुद सोचो, ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होता था, दो वेव आके मिली, पाथ डिफरेंस 0 है, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आता था। अभी क्या मसला है, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम यह है कि जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी वो डिस्ट्रक्टिव ले गया, जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो कंस्ट्रक्टिव ले गया। तो गोया अब अगर दो वेव आके मिल रही हैं, एक का फेज शिफ्ट है बाय 180 डिग्री, तो अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, वहां डार्क स्पॉट होगा या मिनिमम ब्राइटनेस का स्पॉट होगा। लिख लेना इस बात को, न्यूटन रिंग के अंदर जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो डार्क होता है, उसकी रीजन यही है, वहां भी बताएंगे आपको। ठीक है, आ जाओ अब यहां पे। अब देखो भाई, अब इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे बता भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे हो रही है, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब एक चीज जरा यहां पे और समझ लो, जो वेव मेरा बेटा ये BDE है, देखो ये जो एक्स्ट्रा फासला कवर कर रही है फिल्म के अंदर, ये फिल्म है ना भाई, थिन फिल्म है, ये जो एक्स्ट्रा फासला कवर कर रही है इस फिल्म के अंदर, जिसको मैं चलो ऐसे डॉटेड से शो कर देता हूं, ये जो एक्स्ट्रा फासला कवर कर रही है, आपको याद है मैंने अभी बताया था जब आपकी वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, तो गोया इस एक्स्ट्रा फासले में इसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब देखो मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, और मैं लैम्डा ऐसे लिख रहा हूं। क्यों भाई, ये पाथ डिफरेंस कहां पे आ रहा है, फिल्म के अंदर आ रहा है, गोया के डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो वेवलेंथ भी तो चेंज हो जाती है डेंसर मीडियम में, अभी पढ़ा था, क्योंकि स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस कितना कवर किया इसने, 2t, ये हो गया आपके पास m प्लस का हाफ लैम्डा अपॉन में आ गया ईटा। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ जो एयर के अंदर है, ईटा क्या है, इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ईटा को यहां ले आएंगे तो 2 इंटू ईटा टी विल बी इक्वल टू m प्लस का हाफ लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किस केस के अंदर, थिन फिल्म के अंदर। ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म, m क्या है, नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एयर के अंदर है। अब इसी में अगर आपको बोला जाए भाई डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिख दीजिए, आगे जगह है नजर आएगा। देखो भाई, अगर इसी में मेरे भाई आपको बोल दिया जाए कि यार आप एक काम करो, आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख दो, भाई डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या बनेगी, यहां लिख रहा हूं, जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा प्राइम। सर लैम्डा प्राइम क्यों लगा रहे हैं, अरे भैया ये जो पाथ डिफरेंस कवर हो रहा है ये इस मीडियम में है, और इस मीडियम में वेवलेंथ क्या है, चेंज हो गई ना, लैम्डा अपॉन ईटा हो गया, और पाथ डिफरेंस कितना है, 2t है। अगर जो पाथ डिफरेंस है, एक्स्ट्रा फासला जो BDE कवर कर रही है, ये इसके बराबर है m इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ईटा, इसके बराबर आ रहा है, इस केस में वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम ब्राइटनेस का स्पॉट बनेगा, ईटा को वहां ले आएंगे तो 2 ईटा टी विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ लैम्डा। m वही ये नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, समझ आ गई। आखिर में एक और चीज नोट करो, अगर दो वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है या लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहां पे थिन फिल्म में। अगर दो वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, अप टिल एनी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहां पे। और इसमें से दोनों में से एक का फेज शिफ्ट हुआ हुआ था, एक का फेज शिफ्ट नहीं हुआ हुआ था। सही हो गया, कॉपी कर लो इतना हिस्सा। इसके सवालों की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड ना 3 से 4 क्वेश्चन हमारे माजी में आए हुए हैं जो मुझे मिले हैं, और ये पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नए के अंदर इस टॉपिक से ज़्यादा न्यूटन रिंग के ऊपर फोकस किया उन लोगों ने। कहता क्या है, देखो भाई पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ETEA 2006 के अंदर, KPK के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का एग्जाम एक जमाने तक ETEA ही लिया करता था, अब मेडिकल का नहीं लेता, इंजीनियरिंग का लेता है। कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 600 नैनोमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन वाटर। आपको इसने दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 या 1.3333। अब देखो भाई, आप अभी पढ़ के आए हो और आपको सब बातें पता है, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जब भी कोई लाइट वेव
रेयरर से डेंसर में जाएगी, और एयर लाइट के लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। उसके अलावा सारे डेंसर हैं, चाहे पानी हो चाहे सॉलिड हो कुछ भी हो। तो जब आपकी लाइट वेव पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। जितने गुना स्पीड कम होगी उतने गुना वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, लैम्डा डिवाइडेड बाय ईटा। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ इन स्पेस या वेवलेंथ इन एयर, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज अप्रोक्सीमेटली दिस, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ इन वाटर। तो वाटर के अंदर निकालनी है, क्या करेंगे भाई, 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा कितना दिया है भाई, 4/3। पलट लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा 600 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवीजन में क्या आ जाएगा 4, और आगे यूनिट क्या चल रही है इसकी, नैनोमीटर। सॉल्व कर ले भाई, 4 1 जा हो गया 4, 2 यहां चला गया, 4 5 जा हो गया 20, 0 एज इट इज आ गया भाई। 4 1 जा 4, 2 यहां गया, 4 5 जा 20, 0 एज इट इज आया। 3 को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आता है, 450 नैनोमीटर। तो देख लो भाई, आपके पास एयर या फ्री स्पेस में इसकी वेवलेंथ क्या थी, 600 नैनोमीटर, और यहां पे जाकर के इसकी वेवलेंथ क्या हो गई है, 450 नैनोमीटर। तो आंसर अपने पास आता है 450 नैनोमीटर। अगला सवाल ई कैट 2004 का, कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ द सोप बबल फिल्म, जिसकी आपको ये दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। जाहिर है जो सोप का बबल होता है वो भी पानी से मिलके बना होता है ना भैया। जो सोप बबल है ये चीज क्या होती है, ये है थिकनेस जिसकी बात चल रही है, दिस इज थिकनेस, ठीक है, ये मालूम करनी है। और ये सोप बबल किससे होता है, पानी से ही मिलके बना होता है। तो इसके अंदर आपको इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, दैट रिजल्ट्स इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट if the film is illuminated with a light whose wavelength in free space is 600 नैनोमीटर। क्या कह रहे हैं, थिकनेस मालूम करनी है, और साथ में एक जुमला और यूज कर दिया, मिनिमम थिकनेस मालूम करनी है। क्या मतलब सर मिनिमम थिकनेस का, सब बताते हैं भी। देखो मिनिमम थिकनेस निकाल किसकी, सोप बबल फिल्म की, यानी कि टी मालूम करना है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया, और हो क्या रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आपके पास थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस होती है, जब भी थिन फिल्म में इंटरफेरेंस होगी तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि जो पार्ट डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स वो या तो λ/2 हो, या 3 λ/2 हो, या 5 λ/2 हो, यानी कि अब टिल ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, यानी कि 2m + 1 × λ/2, या 2 को अंदर भेज दे भाई, m + ½ λ, ये होना चाहिए। अब मिनिमम थिकनेस से क्या मुराद है, मिनिमम थिकनेस का मतलब यह है कम से कम पार्ट डिफरेंस रखेगा तो मिनिमम थिकनेस आ जाएगी। क्यों सर, कम से कम पार्ट डिफरेंस रखने पे मिनिमम थिकनेस कैसे आएगी, देख समझ। यहां पे मैं ना 2 थिन फिल्म बना रहा हूं, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। ये एक ऐसी थिन फिल्म बनाई जिसकी थिकनेस कम है, ये एक ऐसी थिन फिल्म बनाई मेरे भाई जिसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए ये आइडिया हो जाए ना, मिनिमम थिकनेस के लिए हम बिल्कुल बुनियादी वाली पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्यों लेते हैं। समझो पार्ट डिफरेंस है क्या, मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा वेव ऐसे आएगी, बिल्कुल नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट, यहां से कुछ पार्ट ऐसे जाएगा, कुछ पार्ट ऐसे अंदर आएगा, यहां से टकराने के बाद वापस आएगा, और फिर ये ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही पढ़ाया था ना, कुछ 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 ऐसे ही पढ़ाया था। ये अबे आजा, आ गया। अब देख, ये थिकनेस टी कवर करी, फिर ये 2t कवर करी, गोया ये पार्ट डिफरेंस है, गोया 2t तुम्हें यहां से मिल रहा है इसके बराबर। अब देखो जब थिकनेस कम होगी, मिनिमम थिकनेस कम होगी, जब आपके पास ये पार्ट डिफरेंस कम से कम होगा। अरे भैया मिनिमम थिकनेस अगर चाहिए, मिनिमम थिकनेस चाहिए तो मिनिमम थिकनेस के लिए पार्ट डिफरेंस कम से कम होना चाहिए ना, ये बात समझ रहे हो भाई। अगर ये देख यहां पे लाइट आई, ये टी बढ़ गया जाते हुए, और ये भी टी बढ़ गया, जब थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो पार्ट डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये आगे की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पीछे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो अगर ये 2t, यहां पे सुनना गौर से, अगर ये 2t λ/2 के बराबर है, अगर ये 2t, ये t और ये t मिला के 2t अगर λ/2 के बराबर है, यानी कि ये वाली जो वेव है, ये वाली जो वेव है, इसके मुकाबले में ये वाली जो वेव, ये वाली जो दूसरी वेव है, इस वाली वेव ने λ/2 फासला ज्यादा कवर किया, तब भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर इस वाली वेव ने, ये जो अंदर से घूम के आ रही है, इसकी बात चल रही है इसकी, अगर ये जो अंदर से वेव घूम के आ रही है, इसने 3 λ/2 ज्यादा कवर किया, तब भी कंस्ट्रक्टिव है। बार बार डिस्ट्रक्टिव निकल रहा है, डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि कंडीशन पलटी हुई है। अगर इस वाली वेव ने 5 λ/2 ज्यादा कवर किया, तब भी कंस्ट्रक्टिव है। अब
मिनिमम थिकनेस कब होगी? जब कम से कम पार्ट डिफरेंस हो, और कम से कम पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है कि आप किसको सेटिस्फाई कर रहे हो? λ/2 को। तो बस अब कर लेंगे। आप बोलोगे भाई उसके लिए डेल्टा x विल बी इक्वल टू λ/2। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर व्हाट? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां पे लैम्डा प्राइम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है पार्ट डिफरेंस का, वो फिल्म के अंदर हो रहा है, और फिल्म के अंदर क्या होता है भाई? आपके पास वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अच्छा, डेल्टा एक्स कितना है भाई? 2t के बराबर है। ये लैम्डा प्राइम को लिख सकता हूं लैम्डा अपॉन ईटा। ये 2 मैंने नहीं लिखा, ये पहले से लिखा हुआ था। ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्योंकि मिनिमम थिकनेस कही थी इसलिए यहां पे ये लिखा है। अब क्या निकालना क्या था? थिकनेस निकालनी थी ना, तो 2 को वहां फेंक दे भाई उठा के। तो थिकनेस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ईटा। भाई ये 2 वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यही हो जाएगा। लैम्डा कितना दिया है? ये लैम्डा ध्यान में रखना कौन सी वेवलेंथ है? एयर वाली या फ्री स्पेस वाली। अगर आपको डायरेक्ट किसी मीडियम की, मतलब डायरेक्ट अगर आपको बता देता ना कि भाई इस मीडियम में ये वेवलेंथ है, तो आप डायरेक्ट लैम्डा प्राइम की वैल्यू रखते फिर यहाँ पे। समझ रहे हो इस बात को? फिर आप लैम्डा बाय ईटा में खोलते नहीं से। भाई ये समझ लेना बात को। अगर एग्जामिनर आपको घुमा रहा हो तो आपने साथ साथ घूमना नहीं है उसके। अगर एग्जामिनर आपको यहां लिख के देता ना कि ये जो वेवलेंथ है ये फ्री स्पेस में नहीं है, ये सोप सॉल्यूशन की वेवलेंथ आपको दे दी, अगर उसने लाइट की आपको सोप सॉल्यूशन की वेवलेंथ दे दी, तो आप डायरेक्ट लैम्डा प्राइम का वैल्यू पुट करते, फिर लैम्डा बाय ईटा पे उसको खोलते नहीं। ये तो एयर की है, अभी उसने आपको एयर या फ्री स्पेस की दी हुई है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 600, आगे यूनिट चल रहा है भाई नैनोमीटर का, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय ईटा। ईटा क्या दिया है? 4/3। सही हो गया? सही। इसको तो अभी सॉल्व किया था ना, 600 को मैंने 4/3 से वहां डिवाइड किया ही था। कितना आ रहा था? 450 आ रहा था। तो 450 को डिवाइड बाय 4 कर दो भाई। इसको इससे डिवाइड करके अभी सॉल्व किया था मैंने, अब 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 यहाँ चला गया, 4 2 जा हो गया 8। 10 में से 8 निकाला तो 2 बचा। अब 2 तो 4 के टेबल में नहीं आता, डेसिमल लगा दे, यहाँ 0 आ जाएगा। 112.5 112.5 नैनोमीटर। मैंने कहा था ना थिकनेस बहुत छोटी होती है, तो 112.5 नैनोमीटर शुड बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म, अगर आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ये मिनिमम थिकनेस है। अगर सोचो, अगर आपने यहां थिकनेस इससे कम कर दी, सोचो अगर आपने थिकनेस इस केस में 112.5 नैनोमीटर से कम कर दी, तो ये वाली वेव ऐसे जाके वापस आएगी, और जो 2t पार्ट डिफरेंस होगा वो λ/2 के बराबर भी नहीं होगा। जब λ/2 से भी कम रह जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिनिमम कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओवर एयर इज कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू λ/2। फील आ रहा है? इतने हिस्से को पॉज करो और इन सवालों को एटलीस्ट एक बार खुद से करो, क्योंकि जो आखिरी सवाल है बच्चे वो मुश्किल है, वो आपसे आराम से हल होगा नहीं अगर कॉन्सेप्ट बना हुआ नहीं है। अब देखो मेरा बच्चे, आपके सामने ना एक सवाल और मौजूद है। आपने तसल्ली से वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। मीनवाइल मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। जब हमने हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वहां पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि लाइट वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल करना था डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि दो वेव्स के दरमियान में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। थॉमस यंग ने 1801 में पहली बार यह काम अचीव किया था। कैसे? वेव फ्रंट्स को डिवाइड करके उसने एक सोर्स लगाया और आगे कार्डबोर्ड लगा के 2 छेद कर दिए, 2 स्लिट्स कर दिए। यहां से जो वेव फ्रंट्स आ रहे थे, जो वेव्स आ रही थी, यहीं से वेव्स को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक स्लिट 1 से जा रही है वेव, एक स्लिट 2 से जा रही है। इन दोनों वेव के अब्बा सेम है, एक ही सोर्स से निकल के आ रही है वेव। तो था क्या कि जब 2 वेव एक ही सोर्स से आ रही थी तो उनके दरमियान में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन हो गया था और आगे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। अब यहां पे ये काम कैसे हो रहा है? यहां पे ये काम हो रहा है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की मदद से। यहां पे आप एम्पलीट्यूड की डिवीजन कर रहे हो। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है कि थिन फिल्म के अंदर हाउ डू वी अचीव द स्टेटस ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटरफेयरिंग वेव्स। कैसे करते हैं काम? देखो, ये आपके पास थिन फिल्म थी, यहां पे आके एक लाइट वेव इंटरफेयर करती, स्ट्राइक करती है। कुछ पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पार्ट यहां से आके रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो आपने क्या करा, आपने यहां पे एम्पलीट्यूड डिवीजन की टेक्निक यूज करी। एम्पलीट्यूड डिवीजन क्या है? कुछ पार्ट जो यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पार्ट चला गया, कुछ एम्पलीट्यूड चला गया, कुछ एनर्जी चली गई वेव की, कुछ पार्ट यहां पे आ गया, वो यहां से जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है। यंग्स डबल स्लिट में क्या हो रहा था? वेव फ्रंट डिवीजन हो रहा था। तो इसको नोट कर लेना, कभी कभार पूछ लेता है। सॉल्व कर लिया भाई, इसको आंसर आ गया।
सवाल पढ़ो, फाइंड द मिनिमम थिकनेस, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो पढ़ चुके ना। मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म जब भी बोले मतलब बुनियादी कंडीशन लगानी है। बुनियादी कंडीशन किसकी? कंस्ट्रक्टिव की, या बुनियादी कंडीशन किसकी? डिस्ट्रक्टिव की। अरे भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब वेव्स के दरमियान में, थिन फिल्म वाले केस में, पार्ट डिफरेंस λ/2, 3λ/2, 5λ/2 एंड सो ऑन। तो मिनिमम कंडीशन क्या है? λ/2, ये बुनियादी कंडीशन है। डिस्ट्रक्टिव कब होती है? जब पार्ट डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2λ हो, तो बुनियादी कंडीशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। या अगर थिकनेस पूछेगा तो लैम्डा हो जाएगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 का मतलब तो आपने थिकनेस को बिल्कुल 0 ही कर दिया, ठीक है। वो जब आएगा सवाल दिखा दूंगा। कहते हैं फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म दैट विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, क्या कह रहे हैं? दैट विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बताने का एक तरीका ये भी होता है, ध्यान में रखना, इसलिए सवाल दिया है मैंने। सवाल पूछा गया नम्स के 2011 के पर्चे में, दैट विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वीकली रिफ्लेक्ट का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल दे दिया। आपको पता है भाई पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू λ/2, द मिनिमम पॉसिबल कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म केस, यहां लैम्डा प्राइम लगा दिया, ठीक हो गया। और आपको ये जो वेवलेंथ दी हुई है इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि ये वेवलेंथ आपके मीडियम की है, तो इसका मतलब ये वेवलेंथ एयर की या फ्री स्पेस की होगी। पार्ट डिफरेंस कितना होता है? 2t होता है। ये हो जाएगा λ/2 और ये ईटा भी आ जाएगा, λ/η लैम्डा प्राइम की जगह पे आ गया। बस अब थिकनेस निकालनी है तो λ डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ईटा। लैम्डा कितना है भाई? 600 नैनोमीटर अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है? थिकनेस। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है भाई? 1.25। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.25 से तो ये बनेगा 2.5, और 2 से करूँगा तो ये सही है 5 बन रहा है। तो 600 डिवाइडेड बाय 5, तो भाई 5 1 जा 5 2 जा, क्या आंसर आता है? 120 नैनोमीटर। सही हो गया। कॉपी कर लो मेरा बच्चा इतनी चीज़ को, आगे चले। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन मेंशन है, और जो मैं बार बार आपको कहता हूँ ना कि टॉपिक को कॉन्सेप्ट से पढ़ना ज़रूरी होता है। बार बार आपको हर लेक्चर में यही बात बताई जाती है। सवाल पढ़ो। सवाल पूछा गया आगा खान 2018 के अंदर, और जो अक्सर व बेशतर आप अपने सीनियर से सुनते हो ना कि पेपर मुश्किल था, पेपर में ये टॉपिक बाहर का था। बाहर से कुछ नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ नहीं होता, बस और कोई रीज़न नहीं होती। सवाल कहते हैं इन अ सोलर सेल, वो जो आजकल सोलर प्लेटें नहीं लग रही उन्हीं की बात कर रहा है। सोलर सेल सिलिकॉन जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3.5 इज कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, यानी सिलिकॉन जो सोलर सेल है जिसके जो सिलिकॉन का बनता है, इसके ऊपर आपने सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की एक लेयर लगा दी। रीजन भी बता रहा है, टू मिनिमाइज रिफ्लेक्टिव लॉसेस फ्रॉम द सरफेस, डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड SiO दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट रिफ्लेक्शन। अभी हमने पीछे भी बात की थी, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वीक रिफ्लेक्शन या लीस्ट रिफ्लेक्शन मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लीस्ट रिफ्लेक्शन अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मिनिमम कंडीशन λ/2 पुट करेंगे। डिस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए मैंने कहा मिनिमम कंडीशन पे आप लैम्डा पुट करोगे जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होगा। सर 0 क्यों नहीं पुट कर देंगे? 0 का मतलब तो आप थिकनेस को 0 ही कर रहे हो ना। वो तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टू ऑब्टेन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। वो जो पीछे बताया था वही रिवाइज कर रहा था। तो लीस्ट रिफ्लेक्शन मतलब समझ में आ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। एट अ वेवलेंथ ऑफ 540 नैनोमीटर नियर द सेंटर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। पहले तो जो बातें की मैंने उनकी जरा बात कर लें। सर ये आखिर में क्या जुमला चिपका दिया? अरे भैया विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ाया था ना, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। 400 नैनोमीटर तकरीबन से लेकर 700 नैनोमीटर तकरीबन तक आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर आप इसके बिल्कुल सेंटर में आओगे, सेंटर में कैसे आओगे भाई? 700 में 400 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर लो तो एक एवरेज वैल्यू आएगी, वो तकरीबन 540-550 के अराउंड आ रही होगी। तो ये कह रहा है इसको, ये वैसी इंफॉर्मेशन दी हुई किसी काम की नहीं है। कह रहा क्या है, आपने मिनिमम थिकनेस बतानी है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की जो कि लीस्ट रिफ्लेक्शन देगा इस वेवलेंथ की लाइट पे। पर ये सवाल है आपका। अब मैं यहां पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को एक बार खुद से जानदार अटेम्प्ट करना है। देखो भाई, ये मान लो आपके पास सिलिकॉन का सोलर सेल है, सिलिकॉन का सोलर सेल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 3.5। नजर आ रहा है आपको बात? ठीक है, इसको भी सही से बना ले।
इसके ऊपर आपने करी हुई है कोटिंग, किसकी कोटिंग की हुई है? सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की कोटिंग। ये आ गई इसके ऊपर आपके पास क्या? सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की कोटिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है भाई साहब, इसने 1.50, गोया के 1.5। इसी की थिकनेस आपको मालूम करने के लिए बोली जा रही है। यहां बाहर आपके पास एयर है, इधर भी आपके पास क्या है? एयर है। भाई सूरज की लाइट एयर से ही आती है ना सोलर सेल पे। ये सोलर सेल है आपका। अब क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, इसकी निकालनी है, दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट रिफ्लेक्शन एट दिस वेवलेंथ। अब होगा क्या? थ्योरी तो पढ़ के आए हुए, क्या होगा? कहानी ये होगी, यहां पे आपके पास ऐसे एक लाइट रे आएगी जो कि बिल्कुल नियर नॉर्मल इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी। एक हिस्सा यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक पार्ट यहां पर आएगा भाई, यह है इधर। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर क्या होगा? एक हिस्सा यहां से वापस आएगा और एक हिस्सा यहां से अंदर चला जाएगा। आपने अंदर वाले का कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ इस वाले को देखना है। ऐसे ये आपने करना है। अब इसको मान लेते हैं ए, इसे मान ले भाई बी। ए बी इंसिडेंट लाइट आई, फिर बी सी जो रिफ्लेक्ट हो गई सिलिकॉन मोनोऑक्साइड से, फिर बी डी जो यहां पे आई, और फिर यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रही है पी डी ई। इन दोनों की इंटरफेरेंस के ऊपर आपको कह रहा है यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, इसे लीस्ट रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए किसकी? 540 की। तो इस केस के लिए आपने बताना है कि सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की थिकनेस क्या है। क्योंकि सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की थिकनेस पूछ रहा है, इसलिए आपने इसी का इंटरफेरेंस पैटर्न कंसीडर करना है। यहां से भी टकरा के लाइट वापस आएगी, लेकिन वो फिर इसकी थिकनेस के ऊपर होगा। क्योंकि देखो ना, जो लाइट यहां से टकरा के ऐसे आ रही है वो फिर यहां का एक्स्ट्रा फासला कवर कर रही है, तो आप उसकी बात नहीं कर रहे। आपको सिर्फ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की थिकनेस पूछी गई है सवाल में। देखो, तो आपने सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंस देखना है, यानी कि ये वाला पार्ट डिफरेंस। समझ आ गया? अब यहां पे जो बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा? वो बोलेगा लीस्ट रिफ्लेक्शन है। सर ने कहा लीस्ट रिफ्लेक्शन के लिए जो पार्ट डिफरेंस है उसकी कंडीशन होती है एम लैम्डा। जीरो आप रख नहीं सकते, जीरो का मतलब तो ये होगा कि ये थिकनेस बिल्कुल जीरो हो जाए, तो वो यहां पे लैम्डा से इक्वेट कर देगा। पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा, कहेगा लैम्डा प्राइम, क्योंकि ये वाला फासला जो वेव कवर कर रही है ये डी, और ये वाला फासला ये वाला, इसको डॉटेड कर देते हैं, ये वाला फासला जो वेव कवर कर रही है ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की फिल्म में कर रही है, तो इसके अंदर वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहां से आके इक्वेट करेगा, बोलेगा भाई डेल्टा एक्स हो गया आपके पास 2t, और आपका जो लैम्डा प्राइम था, ये लैम्डा प्राइम मेरे बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा? ये लैम्डा प्राइम आपके पास बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय ईटा, और जनाब इसको यहाँ थिकनेस को सॉल्व करेगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 ईटा करेगा, आंसर निकालेगा। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 540 नैनोमीटर, और 2 ईटा कितना दिया हुआ है? 1.5, ये 3 बन जाएगा। 3 को सॉल्व करेंगे, 3 1 जा हो गया 3, 3 8 जा 180 नैनोमीटर आंसर निकालेगा। ऑप्शन में इसके 180 नैनोमीटर दिया हुआ भी था, और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों सर, गलत क्यों हुआ? पहले गलत क्यों कराया फिर आपने? ताकि आपको पता चल जाए। कॉपी कर लो गलत वाला, गलत हो जाएगा ये। सर गलत क्यों हो जाएगा? देखें, आपने कहा पार्ट डिफरेंस 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या अप टिल m लैम्डा के बराबर हो सकता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो यही तो किया हमने पार्ट डिफरेंस को 0 नहीं लिखा, हालांकि वो सबसे बुनियादी कंडीशन थी। 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपने ही कहा था पार्ट डिफरेंस 0 करने का मतलब तो यह है कि आप थिकनेस को 0 मान रहे हो, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या किया जाए? सर गलती कहां हुई है? गलती यहां हुई है कि आपने केस को एनालाइज नहीं किया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब कभी भी वेव रेयरर से आके डेंसर को स्ट्राइक करती है उसमें फेज शिफ्ट आता है। पढ़ा दी थी ना ये बात। देखो जरा यहां, ये वेव आई ए बी, रेयरर से आई, डेंसर को स्ट्राइक करके जा रही है। मैं कहूंगा वेव बीसी में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। बोल भाई हाँ या ना? है ना? है ना भाई? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया कितना है? 1। तो रेयरर से आके सिलिकॉन मोनोऑक्साइड को स्ट्राइक करा जा रहा है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ये वाली जो वेव डीई जा रही है, जरा इसको भी एक नजर देख लेते हैं। देखो, ये वेव जो बीडी है ये किसके अंदर है? सिलिकॉन मोनोऑक्साइड में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यहां से टकरा के पलट रही है ना ये वेव बीडी, यहां से टकरा के वापस आई है। किससे टकरा के आई है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.5। गोया जो वेव ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड से यहां पे टकराएगी और टकरा के पलटेगी, इसके अंदर भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा मेरे लाल। बोल बात समझ आई या नहीं आई? इसमें क्यों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा? क्योंकि ये अपने से ज्यादा बड़े डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आ रहा है। सर पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले यहां बाहर एयर हुआ करती थी, तो एयर रेयरर था इसके मुकाबले में, तो एयर से टकरा के पलटता तो इसमें नहीं होता। समझ आई?
अब जब इसमें भी फेज शिफ्ट आ गया, इसमें भी फेज शिफ्ट आ गया, तो गोया दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। गोया वापस पुरानी ऑर्डिनरी वाली कंडीशंस आ जाएंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा m लैम्डा तक पे। डिस्ट्रक्टिव हुआ करता था लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे। याद आ रहा है? अरे भैया देख, ये देख समझ। ऑर्डिनरी कंडीशन क्या थी, रिवाइज कराते थे। ये ऑर्डिनरी कंडीशन तो याद आ रही है, ऑर्डिनरी कंडीशन याद आ रही है। पार्ट डिफरेंस 0, ओवरलैपिंग हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाद में क्या हुआ था, एक वेव का तुमने कर दिया फेज शिफ्ट, गोया इसको तुमने कर दिया ऐसे, तो तुम्हारे पास कंडीशन पलट गई थी। अब क्या सीन है, अब वो कह रहा है भाई दोनों वेव के अंदर फेज शिफ्ट है। मेरे भाई जब दोनों वेव में फेज शिफ्ट है तो फिर ट्रफ पे ट्रफ, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रस्ट आ जाएगा। तो गोया कहानी तो वापस वहीं पे आ गई, दोनों के अंदर फेज रिवर्सल आ गया। तो गोया आप बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 अप टिल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बोल भाई समझ आया? अब क्या बोल रहा है, मिनिमम थिकनेस यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पार्ट डिफरेंस है उसको किसके बराबर कर दिया, लैम्डा बाई 2 के बराबर। अब देखो पार्ट डिफरेंस कितना है 2t, और यहां लैम्डा पे प्राइम लगा दिया क्योंकि ये एक्स्ट्रा फासला सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की फिल्म के अंदर कवर हो रहा है। तो ये बनेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय ईटा, और 2 पहले से लिखा हुआ है यहां पे, इस 2 को वहां फेंक देंगे उठा के। तो t विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 इंटू ईटा। लैम्डा कितना है भाई 540 नैनोमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय ईटा। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का ईटा लेंगे, इसका नहीं लेंगे क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं पूछी भाई। इसकी थिकनेस पूछता तो फिर यहां से यहां तक का पार्ट डिफरेंस कवर कर रहे होते, उसकी तो बात ही नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 1.5 2 जा होता है 3, 1.5 4 जा हो जाएगा 6, तो ये बन गया आपके पास पूरा 6 9 जा हो गया 54, 0 एज इट इज आ गया। गोया के 90 नैनोमीटर थिकनेस है। सही, क्लियर हो गया? अब इसी के अंदर अगर मैं आपको बोलता स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के लिए बता दो तो क्या करते, पार्ट डिफरेंस को आप लेके चलते, इसको इक्वेट करते आप कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थे जो कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा है, तो आप यहां लगते पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा प्राइम, उसे लैम्डा बाई ईटा करते, सिंप्लीफाई करते, आंसर आ जाता। समझ आ गई बात की? इतना हिस्सा कॉपी कर लो भाई मेरे। आखिरी एक छोटी सी बात कर लें एंड देन वी आर डन 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 डन। अब देखो मेरे बच्चे, एक सिंपल सा ना प्रॉब्लम ये आता है, प्रॉब्लम तो नहीं आता है, एक सिंपल सी चीज है। अगर हम जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर हम थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं ना, उसमें कलरफुल पैटर्न्स होते हैं। वो कलरफुल पैटर्न्स कैसे आ रहे होते हैं वो थोड़ा सा समझा रहा हूं। पढ़ चुके हैं हम पूरा कॉन्सेप्ट, सब कुछ मुकम्मल हो गया, बस वैसे ही समझा रहा हूं, ठीक है। ये देखो अब होता क्या है, मान लो मेरे बच्चे अगर यहां पे आपके पास व्हाइट लाइट आकर के इंसिडेंट होती है। कौन सी लाइट भाई? व्हाइट लाइट। हमें पता है ये बात कि जो व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स, जो स्टार्ट होता है लैम्डा वी यानी कि वायलेट से और जाता है कहां तक, रेड तक। भाई विबग्योर पढ़ा है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लैम्डा वी अराउंड 400 नैनोमीटर से लेके लैम्डा रेड अराउंड 700 नैनोमीटर तक ये जाता है। तो अब होता क्या है, ये कहानी पूरी वही होती है, वेव ऐसे अंदर जाती है, फिर वेव बाहर आती है और फिर ऐसे जाती है, और एक वेव यहां से आती है। अब यहां पे जो ऑब्जर्वर है, इससे जो कलरफुल पैटर्न नजर आ रहा होता है उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ वेव कवर करती है ना 2t, जो पार्ट डिफरेंस होता है, वो सारी की सारी वेवलेंथ, गौर से सुनना मेरी बात को और बताना कॉन्सेप्ट का फील आया नहीं, इसमें वो सारी वेवलेंथ, मान लेते हैं कि इस व्हाइट लाइट के अंदर 15 तरह की वेवलेंथ है, आसानी के लिए समझा रहा हूं। इस व्हाइट लाइट में 15 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलकर आ रही हैं, तो 15 में से कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जिनका पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि उनका पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होगा। अब वापस आ गए पुरानी थिन फिल्म के ऊपर, तो जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फॉलो करेगा वो यहां से स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी और यहां से आपको मिला करें उनका एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। और कुछ वेव ऐसी होंगी जिनका पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि m लैम्डा 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो वो सरप्रेस हो जाएंगी या वीकली रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो गायब हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर यहां से आपके पास एक व्हाइट लाइट आई, इस पे इंसिडेंट हुई, हुआ क्या, जो वायलेट के कलर थे, वायलेट वाले कलर की जो वेवलेंथ थी, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फॉलो किया,
यानी कि व्हाइट यहां से आके ऐसे गई, तो यहां से आके ऐसे जाने में जो 2t था, जब 2t को वायलेट की वेवलेंथ से इक्वेट किया गया तो वो इस पे आ गया, या तो 0 हो गया, या लैम्डा वी के बराबर हो गया, या 2 लैम्डा वी हो गया, या 3 लैम्डा वी, यानी कि 2t इसके लिए डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को ओबे कर गया। तो वायलेट यहां पे सरप्रेस हो जाएगा। जब वायलेट गायब हो जाएगा, रेड डोमिनेट कर जाएगा, तो आपको रेड कलर का पैटर्न दिख रहा होगा। अगर कहीं पर आपके पास ये रेड की डिस्ट्रक्टिव को मीट कर जाता तो वायलेट डोमिनेट कर जाता, आपको वायलेट वायलेट कलर दिख रहा होता। दिस इज द रीजन कि आपको कलरफुल पैटर्न नजर आ रहे होते हैं। उम्मीद है आपको इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट धांसू तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने मुझे बताना है कि आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी। अगले लेक्चर में हम अपना न्यूटन रिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो, खुश रहो।